एपिसोड 46 टू 60। उसी रात अवंतिका खुद को हौसला देते हुए कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उसका डर और बढ़ रहा था, पर वो किसी भी हालत में आज वहां से निकलना चाहती थी। तभी उसे अपने कमरे के करीब आते कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अपने डर को छुपाते हुए खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। दरवाजा धड़ाम की आवाज से खुल गया। अवंतिका की नजर सामने खड़े राका पर पड़ी, जो कि नशे में था। राका के हाथ में वाइन की बोतल थी। उसने कमरा बंद किया और अवंतिका के करीब आने लगा। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे अवंतिका डर के मारे अपने कदम पीछे कर रही थी। उसने राका को देखकर थोड़ा डरते हुए कहा, देखो तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मैं कोई डरपोक लड़की नहीं जो तुमसे डर जाऊंगी। उसके आगे के शब्द बीच में ही रह गए, क्योंकि पीछे बेड होने की वजह से उसका पैर बेड से टकरा गया और वो बेड पर गिरने लगी। बचने के लिए उसे राका का हाथ पकड़ा, पर उसके अचानक खींचने से राका संभाल नहीं पाया और वो भी बेड पर गिर गया। राका अवंतिका के ऊपर गिरा हुआ था। राका के हाथ से बोतल छूट गई और नीचे टूट के बिखर गई। अवंतिका का दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। उसने गुस्से से राका को धक्का दिया, पर वो उसे उठाने में नाकामयाब रही। राका ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा दिया और उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, आज रात तुम मेरी हो। आज रात के बाद तुम्हारे जहन में मेरे सिवा कोई नहीं होगा। तुम्हारे ख्यालों में भी सिर्फ मेरा ही नाम होगा, सिर्फ मेरा। अवंतिका ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, कभी नहीं, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। तुम हत्यारे हो, हत्यारे। आई हेट यू। तो राका ने अपने होंठ उसके गाल पर रब करते हुए कहा, आज रात तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। उसने अपने होंठ अवंतिका के होंठ पर रख दिए। वो उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। उसकी किस में उसके प्यार का एहसास था। अवंतिका अपने आप को उससे छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करने लगी। राका के हाथ धीरे धीरे अवंतिका की टी शर्ट के अंदर जाने लगे। अवंतिका एक पल के लिए सहम गई। उसने जोर से राका को धक्का दिया। राका संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। राका को नीचे गिरने पर बहुत गुस्सा आया। अवंतिका भागने लगी तो राका ने उसे पकड़ लिया और बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। वो जबरदस्ती उसके गले और शरीर पर चूमने लगा। राका के ऊपर उसका नशा भारी होने लगा था। अवंतिका ने पास में पड़े लैंप को उठाया और उसे राका के सिर पर मार दिया। राका ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में दर्द होने लगा। उसे आगे सब धुंधला लगने लगा। अवंतिका डर हुई सी खड़ी हो गई। वो झट से बिजली की रफ्तार से कमरे से निकली और कमरा बंद की दिया। उसने बाहर देखा तो आज एक भी गार्ड नहीं था। वो मौके का फायदा उठाकर निकल गई। राका बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले दिन ऋषिका, अंश, सारांश और राका सब लोग वापस मुंबई निकलने वाले थे। उन सब ने बैठकर डिनर किया। ऋषिका की एक तरफ सारांश बैठा था और एक तरफ अंश बैठा था। दोनों खाने की बजाय एक दूसरे को घूर रहे थे। ऋषिका आराम से खाना खा रही थी। अचानक उसे हिचकी आने लगी। सारांश और अंश दोनों ने जल्दी से ऋषिका के सामने पानी किया। ऋषिका ने सारांश के हाथ से पानी लिया तो अंश ने वो पानी उसके हाथ से छीन के अपने हाथ में लिया, ग्लास उसके हाथ में दे दिया। ऋषिका ने जल्दी से पानी पिया। सब लोग अंश को हैरानी से देख रहे थे। अंश ने जब सबको यूं खुद की तरफ घूरता पाया तो एक सरसरी नजर सब पर डाली। सब लोग वापस अपना खाना खाने लगे। सारांश को भी एक शैतानियत सूझी। उसने अपने हाथ में एक निवाला लिया और ऋषिका के सामने की दिया। सब लोग ऋषिका और सारांश को ही घूरने लगे। ऋषिका सारांश को बिना पलक झपकाते देखने लगी। सारांश ने खाने की तरफ इशारा करके कहा, खाओ। ऋषिका जैसे ही खाने लगी तो अंश ने ऋषिका को खुद की तरफ खींचकर कहा, वो खा सकती है, छोटी बच्ची नहीं है वो। सारांश ने ऋषिका की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, तुम कितना कम खाती हो, थोड़ा खाया करो। तो सारांश ने भी ऋषिका की प्लेट में और खाना रखकर कहा, ये भी खाओ। ऋषिका उन दोनों का बिहेवियर देखकर हैरान थी। उसने गुस्से से कहा, तुम दोनों ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो। मैं इतना कैसे खा सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। दोनों चुप करके खाना खाने लगे और सांझ उन पर हंसने लगी। सब लोग डिनर करके चले गए। रघु काका किचन का काम करने लगे और ऋषिका अपने कमरे में जाने लगी। ऋषिका जब अपने कमरे में जाने लगी तो सारांश ने अंश को सुनाते हुए कहा, ऋषिका तुम कह रही थी ना कि तुम्हें डर लगता है, तो कोई बात नहीं, आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहूंगा। ऋषिका समझ गई कि सारांश ये सब जानबूझ के कर रहा था। उसने गुस्से से सारांश को घूरा। वो कुछ कहती उससे पहले ही अंश ने सारांश को देखकर कहा, जो भूतिया फिल्म देखने के बाद पानी पीने ना जाए, वो ऋषिका का डर भगाएगा। तुम रहने दो सारांश, अगर तुम ऋषिका के साथ रहे तो ऋषिका वैसे ही डर जाएगी। तुम अपने कमरे में हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं ऋषिका के साथ रह लूंगा। वेरी फनी तुमसे बात की मैंने। तुम जाकर चौकीदार की तरह पहरा दो। मैं और ऋषिका तो चले। सारांश ऋषिका का हाथ पकड़ कर जाने लगा।
तो अंश ने ऋषिका का हाथ पकड़कर कहा, तुम तो वैसे ही मुरझाए हुए गोभी का फूल लग रहे हो, तुम जाकर रेस्ट करो, ऋषिका के साथ मैं चला जाता हूँ, कहकर उसने ऋषिका को अपने तरफ खींच। और तुम सड़ा हुआ बैगन जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाते हो, मैं जा रहा हूं ना, कहकर सारांश ने ऋषिका को अपनी तरफ खींचा। तुम उबले हुए करेले लगाते हो, भूतों के सरदार भूत तो तुम्हें देखकर मार जाते होंगे, तुम जाओ, अंश ने सारांश को चिढ़ाते हुए हंसते हुए कहा। और तुम तो इतने घटिया भूत थे कि भूत लोक से तुम्हें सबने भागा दिया, अब यहां से भी भागो, सारांश ने भी तपाक से कहा और ऋषिका को अपनी तरफ खींच लिया। बस, ऋषिका ने गुस्से से कहा और अपना हाथ दोनों से छुड़ा लिया। उसने खींचते हुए दोनों से कहा, जब तुम दोनों जैसे राक्षस मेरे साथ रहोगे तो मुझे किसी और का क्या डर, तुम लोग भूत लोक में राज करो, मैं तो चली। ऋषिका जैसे ही जाने लगी तो उसने पलटकर उन्हें चेतावनी देने के अंदाज में कहा, पीछे आने की तो कोशिश भी मत की करना। ऋषिका के जाने के बाद सारांश और अंश एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे, दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। ऋषिका अपने कमरे में गई और लाइट ऑफ करके सो गई। वो सारांश और अंश की हरकतों की याद करके मुस्कुराने लगी। यहां अवंतिका राका की गिरफ्त से आजाद हो चुकी थी। उसने सूर्यवंशी महल वापस जाने का फैसला किया क्योंकि वो अभी भी अपने घरवालों के मौत का बदला लेना चाहती थी। वो जोधपुर के हर रास्ते से वाकिफ थी। रात को वो पागलों की तरह भटकते हुए सूर्यवंशी महल के सामने पहुंची। उसे महल के हर रास्ते के बारे में पता था। वो महल के पीछे वाले रास्ते की तरफ गई। वहां इस समय गार्ड्स नहीं थे। अवंतिका उस रास्ते से महल के अंदर आ गई। वो काफी थकी हुई थी। वो महल के अंदर आकर सीढ़ियों से होती हुई वो महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में चली गई क्योंकि उस कमरे में नौकर भी कम ही आते थे। उसने वहां जाकर चैन की सांस ली। उसके दिल में अपार नफरत भरी थी। वो पूरी रात उनसे बदला लेने की साजिशें रचने लगी। अगली सुबह ऋषिका की आंख सुबह जल्दी खुल गई। वो अपनी बालकनी में खड़ी हुई। सुबह सुबह कुदरत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी ऋषिका की नजर सामने बगीचे में बैठे अंश पर पड़ी। अंश जो कि किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऋषिका अपनी बालकनी से निकलकर उसकी ओर जाने लगती है। वो बगीचे में अंश के पीछे खड़ी थी पर अंश इतना गहरी सोच में था कि उसे पता ही नहीं लगा। ऋषिका ने अंश के सामने जाकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ खोए हो? तुम्हारे ख्यालों में, अंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अंश की आंखों में ऋषिका अपने लिए फीलिंग साफ देख सकती थी। ऋषिका उसकी बात से थोड़ा झेप गई। उसने बात घुमाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आती? तो अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सुबह सुबह बाहर बैठकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, पर तुम आज इतनी जल्दी कैसे? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं, ऋषिका ने अंश का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अंश ने सवालिया लहजे में कहा, मांगने? तुम्हें मुझसे मांगने की क्या जरूरत, तुम बस हुक्म करो छोटी मालकिन। ऋषिका ने उसे घूर के कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे? अंश ने बड़ी ही नम्रता से ऋषिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, बिल्कुल, तुम कुछ मांगो और मैं पूरा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता, मांगो तो सही। अपनी और सारांश की दुश्मनी खत्म कर दो, बीती बातों को याद करके सिर्फ दुख ही मिलता है, हल नहीं, ऋषिका ने हिचकिचाते हुए कह दिया। सारांश ने कुछ पल सोचकर फिर ऋषिका की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बीवी बनने का वादा करो तो मैं अपनी और सारांश की दुश्मनी खत्म कर दूंगा। तुम्हें सारांश की खुशियां चाहिए और मुझे तुम बोलो। उसकी बात सुनकर ऋषिका के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए। अंश ने एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना? यही उम्मीद थी मुझे पता था कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, पर फिर भी तुम्हें चाहा मैंने। अंश ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम सारांश की थी तब भी तुम्हें अपना बनाना चाहा मैंने, तुम पहली ऐसी लड़की थी जिससे प्यार किया, वो भी सारांश की हुई। ऋषिका के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस अंश की बातें सुन रही थी। अचानक अंश ने उसे गले लगा लिया। ऋषिका हैरान रह गई। उसके हाथ हवा में ही रह गए। अंश ने एक गहरी सांस ली और उससे दूर हो गया। उसने ऋषिका की आंख में देखकर कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है और सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, चाहे तुम मुझे मिलो या ना। अंश जाने लगा तो ऋषिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषिका ने अंश की आंख में देखकर कहा, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है जो तुम्हें बहुत चाहता है, तुमने कभी उन्हें देखने की कोशिश ही नहीं की। कोई है जो तुमसे ज्यादा तुम्हें चाहती है, तुम्हें जानती है, पर तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं दिखा, अंश ने कहा और वहां से चला गया। ऋषिका बस उसे जाते हुए देखते रही। यहां सारांश अपनी बालकनी से उन दोनों को देख रहा था। उसे उनकी बातें तो सुनाई नहीं दी पर उसका ऋषिका का अंश के करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंश अपने कमरे में पहुंचा और अपने गुस्से को नियंत्रित करने लगा, पर उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था। उसने दीवार पर मुक्का मारा जिससे उसके हाथ में चोट लग गई।
राका जब सुबह उठा तो उसे अपने सिर में भरी दर्द महसूस हुआ। उसने कल रात की बातें याद की तो उसे धीरे धीरे सब याद आ गया। गुस्से से उसकी नसें तन गई। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी अवंतिका शेखावत। ऋषिका और बाकी सब मुंबई के लिए वापस निकलते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपने साथ अनजाने में एक बहुत बड़े खतरे को ले जा रहे हैं। वो है अवंतिका। अवंतिका उनके साथ उनकी ही गाड़ी को डिग्गी में थे। सारांश और ऋषिका एक कार में बैठे थे। ऋषिका और सारांश के नीचे कोई बातचीत नहीं हो रही थी। ऋषिका का ध्यान खाने में ही था। उसने बहुत सारे स्नैक्स लिए हुए थे। अंश अपने कार के पिछली सीट पर बैठा बस ऋषिका की बातें सोच रहा था। कार ड्राइव करता हुआ राका तो अवंतिका के लिए परेशान था। सब अपने अपने ख्यालों में थे। सारांश और ऋषिका इस वक्त ओबरॉय मैंशन के सामने थे। ऋषिका थोड़ा घबराई हुई थी। सारांश ने उसका चेहरा देखा और उसके मन के भावों को समझ गया। सारांश ने ऋषिका का हाथ पकड़ा और उसे एक प्यारी मुस्कान दी। दोनों मैंशन के अंदर गए। अंदर हॉल में ही दादाजी अखबार पढ़ते हुए दिखे। सारांश ने आकर उनके पैर छुए। अपने पैर पर स्पर्श महसूस करने पर दादाजी ने सिर ऊपर करके देखा। सारांश को देखने मात्र से उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने सारांश को गले लगाकर कहा, खुश रहो। दादी जी और सोनम जी भी रसोई से हॉल में आए। दादी जी और सोनम जी की नजर पहले तो सारांश पर पड़ी, फिर दरवाजे पर खड़ी ऋषिका पर। ऋषिका को देखकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आई। दादी जी ने सारांश को गले लगा। उसे आशीर्वाद देने के बाद दादी ने पूछा, सारांश ये लड़की फिर यहाँ? उनकी बात को बीच में काटते हुए सारांश ने कहा, ओह हाँ, मैं तो आपको मिलवाना ही भूल गया। सारांश ऋषिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। ऋषिका थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि जब वो पहले यहाँ आई थी तब वो ठीक नहीं थी और वो सबकी आंखों में अपने लिए नाखुश का भाव देखकर निराश थी। सारांश ने बड़ी ही गंभीरता से ऋषिका को सबसे मिलवाते हुए कहा, ये ऋषिका है। आप इसे जानते तो हैं पर सही तरीके से नहीं। ये है ऋषिका सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन की मालकिन। और ये वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने अपने कॉलेज के समय किया था। सारांश के दादा ने ऋषिका को देखकर कहा, ये लड़की कौन है, क्या है, हम ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये बताओ कि ये यहाँ क्यों है? सारांश ने ऋषिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं इससे शादी करने वाला हूँ और बस यही बताने और आप लोगों की सहमति लेने मैं ऋषिका की यहाँ लाया हूँ। दादाजी ने गुस्से से अपनी छड़ी पटक कर तेज आवाज में कहा, सारांश, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें कि तुम किसी भी लड़की को हमारे सामने लाकर हमें अपना फैसला सुनाओ? क्या हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? सारांश ने दादाजी को समझते हुए कहा, दादाजी ऐसा कुछ नहीं है और मैं आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। आप ही चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और आज मैं राजी हूं। दादाजी आगे कुछ कहते इससे पहले ही दादी ने बीच में कहा, ऋषिका तुम मेरे साथ चलो, अब तुम दोनों की शादी का फैसला मैं करूंगी। दादी ने ऋषिका का हाथ पकड़ा और जाने लगी। वो रुकी और पीछे मुड़कर दादाजी और सारांश को देखते हुए कहा, मेरा फैसला आखिरी फैसला होगा जिसे सबको मानना होगा। दादाजी के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। सारांश थोड़ा घबरा गया था। दादी और ऋषिका एक कमरे में थे। दादी ने ऋषिका को देखकर कहा, तुम्हें कुछ कहना है? ऋषिका ने एक गहरी सांस ली। उसने दादी की आंखों में देखते हुए फिर उन्हें सारा सच बता दिया। दादी बड़े गौर से ऋषिका की सारी बात सुन रही थी। बात कहते कहते ऋषिका के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। दादी और ऋषिका कमरे से बाहर आए। सब दादी के फैसले के इंतजार में थे। दादी ने फैसला सुनाने की बजाय दादाजी और सारांश को अपने साथ कमरे में आने को कहा। ऋषिका और सोनम जी बाहर ही थी। ऋषिका की नजर निया और सुशीला जी को ढूंढ रही थी, पर सुशीला जी तो अपने मायके यही निया के घर थी। थोड़ी देर बाद दादा दादी और सारांश बाहर आते हैं। सोनम जी बस तीनों के चेहरे देख रही थी। दादी ऋषिका के करीब आई और ऋषिका के माथे को चूमते हुए कहा, बहू पंडित जी को शादी का मुहूर्त देखने के लिए मेंशन में बुलाओ। ऋषिका के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। उसने दादी की के पैर छुए और सोनम जी के भी। थोड़ी देर बाद पंडित जी हॉल में बैठे हुए अपनी गणना में लगे थे। पंडित जी ने अगले महीने की तारीख बताई थी और सगाई अगले हफ्ते थी। अवंतिका ओबरॉय मैंशन के अंदर पहुंच चुकी थी। सारांश और ऋषिका मैंशन के बाहर आते हैं। दोनों कार में बैठे हैं और ड्रीम विला की तरफ चल देते हैं। यहां अंश अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने कमरे पर किसी ने नॉक किया। अंश ने देखा तो सामने श्रेया था। अंश ने श्रेया को देखकर खींचते हुए कहा, क्या काम है तुम्हें? जब देखो तब परेशान करने आ जाती हो, अब बोलो भी। श्रेया ने बड़े प्यार से पर डरते हुए कहा, खाना खा लीजिए, सफर से आने के बाद आपको थकावट हो गई होगी, खा लीजिए फिर आराम कर लीजिएगा।
अंश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बीवी नहीं हो तुम। मेरा जब जो जी करेगा मैं करूंगा, अब निकलो ये से। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो तुरंत वहां से निकल गई। उस घटना के बाद अंश ने श्रेया से कभी भी ढंग से बात नहीं की थी। श्रेया बहुत ही ज्यादा दुखी थी, पर उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो दुख बांटती। ड्रीम विला। ऋषिका अपने कमरे में जाती है। वो नहाकर तैयार हुई। वो शीशे के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर ठंडे हाथ महसूस हुए। सुने शीशे में देखा तो सामने सारांश को देखकर उसके गाल लाल हो गए। सारांश ने उसे अपनी तरफ पलटकर खुद के करीब कर लिया। सारांश ऋषिका के होंठों के करीब बढ़ने लगा। ऋषिका के उसके होंठ पर अपनी उंगली रख दी। सारांश की आंखों में शरारत भांपते हुए ऋषिका ने उसके कान के पास जाकर मनमोहक आवाज में कहा, रिलैक्स मिस्टर हैंडसम। ये सब मिस्टर हैंडसम से मिस्टर हबी बनने के बाद उसने झट से सारांश के गाल पर एक किस की और मुस्कुराते हुए नीचे भाग गई। सारांश ने अपने गाली को छुआ। ऋषिका के चेहरे को याद करके उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ गई। तो आप सब सादर निमंत्रित हैं ऋषिका और सारांश की शादी में। कुछ दिन बाद सांझ जोधपुर से मुंबई आ चुकी थी। 2 दिन बाद ही सगाई थी। ऋषिका और सारांश के शादी के कार्ड्स बच चुके थे। ऋषिका और सारांश आज शाम को ऋतिक और नेहा के घर उन्हें कार्ड बांटने जा रहे थे। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। सारांश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसका फोन रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो ऋषिका लिखा हुआ था। उसने कॉल पिक करके अपनी चेयर पर सिर टिकते हुए कहा, तो बीवीजी मतलब होने वाली बीवीजी कैसे याद आए हमारी। ऋषिका ने हंसते हुए कहा, प्राणनाथ आज आपकी प्राणप्रिय की बहन आ रही है, तो हवाई अड्डे से उसे हमारे स्वपन भवन में लेकर आने की कृपा करे। ऋषिका के बात सुनकर सारांश का चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। तो सारांश ने अपने सामने रखी ऋषिका की तस्वीर को हाथ में लेते हुए कहा, हमें इसके बदले क्या मिलेगा प्राणप्रिय। प्राणप्रिय से सौदा। भला ये क्या बात हुई। ऋषिका ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। सारांश आगे कुछ कहता उससे पहले ऋषिका ने फोन काट दिया। सारांश ने उसकी तस्वीर को छूते हुए कहा, प्राणप्रिय कहकर वो हंसने लगा। राणा ने नॉक किया और सारांश की इजाजत मिलते ही अंदर आया। उसने जब सारांश को हंसते हुए देखा तो मन कहा, लगता है ऋषिका मैम का फोन था, तभी इतनी खुशी है चेहरे पर। इतने समय से सारांश के साथ रहने पर वो सारांश को अच्छी तरह से जान गया था। कब उसका कैसे मन होता था ये राणा को अच्छे से पता था। सारांश ने उसे देखते हुए कहा, राणा तुम सारे काम छोड़ो, आज सांझ की फ्लाइट 12 बजे यहां पहुंच रही है, तुम उसे लेने चले जाओ। राणा ने सारांश से कहा, पर मैंने उन्हें देखा नहीं है, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। मैंने तुम्हें उसकी फोटो भेज दी है, देख लेना। सारांश ने राणा का सवाल सुनते ही कहा। अपना सर हाँ में हिलाकर राणा वहां से चला गया। अभी 11 बज रहे थे और एयरपोर्ट यहां से आधे घंटे की दूरी पर था। राणा अपना थोड़ा काम निपटाने लगा। अपना थोड़ा काम करने के बाद राणा वहां से एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। राणा एयरपोर्ट पर पहुंचा। सांझ फ्लाइट से बाहर आकर एयरपोर्ट पर ऋषिका या सारांश को ढूंढ रही थी। राणा ने अपना फोन निकाला और सांझ की तस्वीर देखने लगा। सांझ की तस्वीर देखने के बाद उसने एक नजर पूरे एयरपोर्ट पर दौड़ाई। उसे सांझ एक काले रंग के सूट में दिखी। राणा उसकी तरफ बढ़ा। उसने सांझ के सामने जाकर सवाल करते हुए कहा, सांझ ऋषिका मैम की बहन। सांझ ने राणा को देखकर कहा, आप राणा जी हैं। हाँ, आपको कैसे पता, राणा ने पूछा। सांझ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आपको पता है कि मैं सांझ हूं, कैसे ही। राणा ने सांझ का लगेज लेते हुए कहा, चलिए। सांझ उसके पीछे पीछे चलने लगी। दोनों कार में बैठे और सांझ ने अपने सवालों और शायरियों का सफर शुरू किया। पूरे रास्ते राणा सांझ की बातों पर हंसता रहा या तो उसके सवालों का जवाब देता रहा। राणा ने गाड़ी ड्रीम विला के बाहर खड़ी की। दोनों ड्रीम विला के अंदर गए। ऋषिका सांझ का इंतजार कर रही थी। सांझ ने जैसे ही ऋषिका को देखा, दोनों तुरंत एक दूसरे के गले लग गई। ऋषिका ने सांझ को कहा, जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। राणा जाने लगा तो ऋषिका ने उसे रोकते हुए कहा, राणा जी लंच का टाइम है, आप भी खा लीजिए, खाना बना हुआ है। राणा आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ऋषिका ने उसे परोसा और राणा ने खाना शुरू किया। दोनों आपस में बातें करते रहे। राणा ने हाथ धोते हुए कहा, वैसे मैम मेरी माँ कहती है कि किसी इंसान के दिल में जाने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, और आज पता लगा कि वो बिल्कुल सही कहती है। आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। हमारी माँ के बाद अगर किसी के हाथ का खाना पसंद आया तो वो आपका। ऋषिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस राणा जी इतनी तारीफ मत कीजिए, हम खाना अच्छा बना लेते हैं, पर आपकी तारीफ बहुत ज्यादा है, पर बहुत बहुत धन्यवाद। राणा ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब हम चलते हैं मैम। ऋषिका ने भी उसे हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाया। राणा ऑफिस के लिए निकल गया।
सांझ फ्रेश होकर आई और खाना खाने बैठी। ऋषिका और सांझ ने खाना खाते खाते कई सारी बातें की। खाना खाने के बाद सांझ और ऋषिका आराम करने लगी। अंश को जब ऋषिका और सारांश की शादी की खबर मिलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके दिल में किसी नोकीली चीज से वार किया हो। वो बहुत ज्यादा दुखी था। यहाँ राका अवंतिका की याद में बहुत परेशान था, पर ऋषिका और सारांश की शादी की बात सुनकर उसे पक्का यकीन हुआ कि अवंतिका उस शादी में जरूर आएगी शादी खराब करने। उसे अब एक आस लगी कि शायद वो अवंतिका को फिर से पाले। श्वेता सारांश और ऋषिका की शादी की बात सुनकर खुश तो थी, पर अंश को इतना बुझा बुझा देखकर उसे दिल ही दिल में दुख हो रहा था। सारांश उसका पहला और आखिरी प्यार था, पर सारांश को किसी और के ख्यालों में देखकर श्रेया पर को बीत रही थी। उसे सुनने वाला भी कोई नहीं था। सारांश शाम को ड्रीम विला में पहुंचा, क्योंकि ऋषिका और सारांश दोनों ऋतिक के घर उसे काट देने जाने वाले थे। सांझ भी उनके साथ जाने वाली थी। वो तीनों निकले। सांझ ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट देखा। उसने सारांश से कहा, जीजू मुझे ना आप यहीं रेस्टोरेंट के पास ड्रॉप कर दीजिए, मैं पहले रेस्टोरेंट में जाऊंगी। तो ऋषिका ने उसे डांटते हुए कहा, ये क्या बात हुई सांझ, हम सिर्फ ऋतिक के घर जाएंगे सांझी तुम। तो सारांश ने कार रोक कर कहा, हमारी साली साहिबा कुछ कहे और हम ना पूरा करें, ऐसे ही नहीं सकता। आप रेस्टोरेंट में जाइए, मैं राणा को कॉल करके इस रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस देकर उसे यहां भेजता हूं। सांझ खुशी खुशी रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। सारांश राणा को कॉल करके रेस्टोरेंट का एड्रेस बताकर उसे जल्दी यहां आने को कहता है। वो लोग वहां से निकलते हैं। सांझ अपने लिए चॉकलेट शेक सैंडविच और बर्गर ऑर्डर करती है। उसका ऑर्डर आने में टाइम लग रहा था तो वो तब तक वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम से आए तो उसने अपनी सीट पर किसी और लड़के को बैठा हुआ देखा। उसने इग्नोर किया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उस लड़के ने उसे एक नज़र देखा और इग्नोर किया। सांझ ने सामने पड़ा सैंडविच उठाया और खाने लगा। उस लड़के ने सांझ को ऐसे घूरा जैसे उसे खा जाएगा। सांझ ने उसे इग्नोर किया और खाने लगी। उस लड़के ने भी सामने पड़ा शेक पीते हुए सैंडविच खाने लगा। सांझ ने उसे गुस्से से देखा। उसने मन में कहा, बड़ा बदतमीज है, मेरे सीट पर बैठकर मेरा खाना आराम से खा रहा है। मुंबई के लोग ऐसे होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो उस लड़के को घूरने लगी। उस लड़के ने खींचते हुए कहा, मुझे खाना है क्या? एक तो बेशर्मों की तरह मेरा सैंडविच ठूस लिया और अब मुझे घूर रही हो। उसकी बात सुनकर सांझ का पर हाई हो गया। उसने उस लड़के के हाथ से शेक छीनकर कहा, बेशर्म हो तुम, मेरा शेक और मेरा सैंडविच आराम से खाने के बाद मुझे सुना रहे हो। एहसान फरामोश। उस लड़के ने थोड़ा नरमी से कहा, ओ हेलो, ये ज्यादा हो रहा है। तुमने सैंडविच खाया कोई बात नहीं, पर ठीक से बात करो, और तुम हो खरगोश, मैं नहीं, मैं इंसान हूं। सांझ ने बड़े स्टाइल से कहा, मेरी टेबल पर आकर मेरा खाना खाते हो। ओ एहसान फरामोश, तुम ये लहजे का पाठ किसे पढ़ते हो? उस लड़के ने गुस्से से कहा, ये मेरा टेबल है और ये ऑर्डर भी मेरा था, आंखें खोल के देखो। सांझ ने भी उसी तुक में कहा, मेरी आंखें खुली है, तुम अपना दिमाग खोल कर देखो, मेरा टेबल है। तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूं मैं, लड़की दिखी नहीं कि लाइन मरना शुरू। उस लड़के ने भी अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, तुम कोई पेपर हो क्या जो लाइन मारूं? और मैं भी तुम जैसी लड़कियों को जानता हूं, हॉट लड़का दिखा नहीं कि शुरू हो जाती हो। सांझ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हॉट तुम हॉट नहीं, काली लड़ाई जाए एक्स्ट्रा होता है। भगवान तुम्हें हॉट तो बना रहे थे, पर फालतू चीजों पर उनका ध्यान नहीं गया और तुम्हें भट्टी में रख के भुला गए, काला कौवा। तभी पीछे से वेटर ने सांझ के कंधे पर हाथ रखा। सांझ में वेटर को घूरते हुए कहा, क्या है? उस वेटर ने बड़ी ही नम्रता से कहा, मैम आपकी सीट पीछे है, आपका ऑर्डर भी कब से पड़ा है, आप दोनों की वजह से सारा रेस्टोरेंट डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। उसको बात सुनकर सांझ ने अपना माथा पीट लिया। उसे एहसास हुआ कि सब उन्हें ही देख रहे थे। उस लड़के ने खुद भी इतराते हुए कहा, क्या हुआ मिस फटा स्पीकर, आपका स्पीकर कहाँ गया? कैसे मैंने आपको माफ किया, आपको कुछ कहना है? तो सांझ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी काले कौवा जी, आइंदा से अपना ये खटारा चेहरा मेरे सामने मत लाना। सांझ ने अपना पर्स से पैसे निकालकर वेटर को देकर कहा, ये मेरे ऑर्डर और इस टेबल पर भी जो अपना सर क्या था उसका बिल। फिर उसने उस लड़के को देखकर कहा, मैंने बिल दे दिया, अब गलती से अपना ये सड़े हुए टमाटर सा मुंह मुझे मत दिखाना। उस लड़के ने सांझ से कहा, ओ मैडम, गलती के बाद भी इतनी अकड़? तो सांझ ने उसकी आंखों में देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह अकड़ हमें विरासत में मिली है, खानदानी है, अब हटो। राणा जो कि अभी ही रेस्टोरेंट के अंदर आया था, उसने सांझ को देखा और सांझ के सामने खड़े शख्स की पीठ राणा की तरफ थी तो राणा उसे नहीं देख पाया। सांझ ने राणा को देखा तो उसकी तरफ लंबे लंबे कदमों से चल दी, क्योंकि वो अब और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। उसने राणा का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से बाहर ले आए।
वो लोग कार में बैठे और नेहा के घर की तरफ निकल लिए। सांझ राणा के साथ कार में बैठकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो ऋतिक के घर के सामने होती है। वो कार से निकलती है और राणा के साथ घर के अंदर जाती है। अंदर ऋषिका, सारांश और नेहा बैठे थे। सांझ जाकर नेहा के गले लगते हुए कहती है, नेहा दी कैसे हो आप? सांझ नेहा ने सांझ को देखकर चहकते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के गले लगे। तभी नेहा ने पीछे देखते हुए कहा, लो ऋतिक भी आ गया। सब ऋतिक की तरफ देखने लगे। सांझ ने जैसे ही ऋतिक की तरफ देखा तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, ये तो रेस्टोरेंट वाला लड़का है, मर गई। सांझ ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और दूसरी तरफ पलट गई। ऋषिका ऋतिक के गले लगी और कहाँ थे अभी तक? ऋतिक ने अंदर आते हुए कहा, कुछ नहीं यार, एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आ रहा हूं। एक बुलेट ट्रेन मिल गई थी। वैसे तुम आज यहां? तो सारांश ने उसी हाथ में कार्ड देते हुए कहा, हमारी शादी का कार्ड देने आते हैं। ये बात सुनकर ऋतिक के हाथ हवा में रुक गए। उसका शरीर वही जम सा गया। उसके एक बार ऋषिका की तरफ देखा, फिर एक बार सारांश को। उसने कार्ड ले लिया। सारांश ने ऋतिक का हाल देखकर कहा, तो अब हम चलते हैं, आना जरूर। सारांश और बाकी सभी चले गए। ऋतिक की नजर सांझ पर गई ही नहीं। सांझ ने बाहर आकर एक गहरी सांस ली। वो लोग कार में बैठकर निकल गए। मुंबई के सबसे बड़े पैलेस में आज सारांश और ऋषिका की सगाई थी। सगाई का सारा जिम्मा पैलेस वालों का था। पैलेस काफी शानदार और महंगा था। ओबरॉयज की पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और नेता भी आए थे। सारांश पार्टी शुरू होती है। सांझ माइक अपने हाथ में लेकर कहती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो सांझ कहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज लड़कियों के दिल पर राज करने वाले सारांश ओबरॉय और मेरी प्यारी बहन की सगाई है। तो सगाई से पहले हम अपने होने वाले जीजू से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इनका सही जवाब हुआ तो इनको इनकी होने वाली दुल्हन का दीदार कराया जाएगा। फिर सांझ ने कहा, तो शुरू करते हैं। तो विधा ने स्टेज पर आते हुए कहा, अरे मेरे बिना कैसे, अब शुरू करते हैं। विधा की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिया। तो विधा ने अपने हाथ में माइक लेकर कहा, तो आप बताइए कि आप और दिवु पहली बार कहाँ मिले था? तो सारांश को अपनी और ऋषिका की पहली मुलाकात याद आ गई। जब पहली बार वो बेकरी शॉप पर मिले थे। देव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेकरी में, और पहली बार ही मैंने उनका केक खराब कर दिया था और ऋषिका ने मुझे सुनाया भी बहुत था। फिर सांझ ने दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको ऋषिका में क्या अच्छा लगा? तो सारांश ने बड़े प्यार से कहा, जब आप किसी से प्यार करते हो तो अच्छा या बुरा देखकर नहीं करते, बल्कि प्यार होने के बाद वो इंसान आपको अच्छा लगने लगता है। उसका हंसना, बोलना, गुस्सा करना सब अच्छा लगता है। और ऋषिका तो मुझे पूरी ही पसंद है क्योंकि वो मेरी है। पर अगर आप किसी एक चीज की बात करें तो उसका गुस्सा मुझे बहुत पसंद है। गुस्से में जब वो मुझे डांटती है तो मेरी माँ जैसी लगती है। और इससे अच्छा क्या होगा जब आपको अपनी माँ के जैसे केयर करने वाली लाइफ पार्टनर मिल जाए। फिर विधा ने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जब आपने पहली बार ऋषिका को देखा तो आपको कैसा लगा था? मतलब आपको पहली नजर का प्यार हुआ था? तो सारांश ने कहा, प्यार का तो नहीं पता, पर जिस शख्स को देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाए और आपके चेहरे पर एक सुकून आ जाए, मेरी वही मोहब्बत है ऋषिका। पहली बार में मुझे ऐसा ही एहसास हुआ था। तो सांझ ने कहा, जीजू आपने तो हमारा दिल भी जीत लिया। फिर दोनों ने एक साथ कहा, वो रही आपकी मोहब्बत। सारी लाइट्स एक लोट्स पर पड़ी। लोट्स खुला और सबकी नजर उसके एंडी बैठी ऋषिका पर पड़ी। वो तो किसी अप्सरा के कम नहीं लग रही थी। सारांश तो उसे देखता ही रह गया। सारांश लोट्स के पास गया। उसने अपना हाथ आगे किया और ऋषिका का हाथ था। रंग बिरंगी लाइट्स उन पर पड़ी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। दोनों साथ पर गए। सोनम जी ने सारांश को अंगूठी दी। सारांश ने अंगूठी ऋषिका को पहनाए। उस अंगूठी को देखते ही निया जलन के मारे भर गई। सब तालियां बजाने लगे। फिर सांझ ने ऋषिका को अंगूठी दी और ऋषिका ने सारांश को अंगूठी पहनाई। सब फूल फेंकने लगे। ऋतिक, जो कि फूल फेंक रहा था, उसके हाथ हवा में रुक गए जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी सांझ पर पड़ी। उसने सांझ को गौर से देखते हुए कहा, ये तो वही खाना चोर है। यहां भी खाना चुराने आए हैं क्या? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अंश ने जब ऋषिका के हाथों में सारांश की अंगूठी देखी तो उसके चेहरे पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। श्रेया भी उसे देख रही थी। श्रेया ने स्टेज पर जाकर उन्हें बधाई दी और उन्हें डांस करने के लिए कहने लगी। नेहा गुस्से से जल रही थी। उसने अपनी बुआ से कहा, बुआ आपने कहा था कि सारांश की बीवी और इस घर की मालकिन सिर्फ मैं ही बनूंगी, पर आज मेरे सामने सारांश किसी और का हो रहा है। आप अपना वादा कैसे भूल सकती है? सुशीला जी ने नेहा के बाल सहलाते हुए कहा, नेहा ये सिर्फ सगाई है। मैं अपना वादा अच्छे से जानती हूँ। सारांश सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम बस देखती जाओ।
सोनम जी और बाकी सब अपने मेहमानों की खरीदारी में लग गई। दादाजी कुर्सी पर ठाट से बैठे हुए सब देख रहे थे। सारे वेटर सर्व कर रहे थे। सांझ ऋतिक की नजरों से बचकर एक जगह पर बैठी थी। जैसे ही वेटर आइसक्रीम लेकर आने लगा तो सांझ ने उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया। वेटर की ट्रे से वो जैसे आइसक्रीम लेने लगी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋतिक ने उसके हाथ से आइसक्रीम लेते हुए कहा, पकड़ी गई, यहां भी खाना चुराने आए हो? अभी बताता हूं तुम्हें। सांझ ने अपनी आइसक्रीम वापस लेते हुए कहा, ओ हेलो, इस वक्त चोर तुम हो क्योंकि तुमने मेरी आइसक्रीम ली है। माना उस दिन गलती हो गई थी पर रोज रोज मुंह उठाकर एक ही बात पर अड़ना गधों का काम है। ये कहकर सांझ वहां से निकल गई। ऋतिक बस उसे जाते हुए देखते रहा। उसने अपने बालों में हाथ डालते हुए कहा, इसने अभी अभी मुझे गधा कहा, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। सारांश और ऋषिका दोनों गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। गेस्ट उनके पास आकर उन्हें गिफ्ट्स देते और बातें करते। अंश ऋषिका के सामने आया। उसने ऋषिका के हाथ में एक बॉक्स देते हुए कहा, सगाई मुबारक हो। वैसे ये सगाई असली है या? उसके ऐसा कहते ही ऋषिका की आंखें उस पर ठहर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने एक तीखी सी मुस्कान के साथ कहा, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ गई थी मैंने उसी दिन तुम्हें साफ कह दिया था कि वो सगाई सिर्फ एक दिखावा थी। तो अब तुम उस सगाई की याद दिलाकर क्या साबित करना चाहते हो? ये कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, पर मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं किया। अंश बस उसकी बातों को सुन रहा था। उसने ऋषिका को देखा पर बिना कुछ कहे वापस जाने लगा। ऋषिका ने उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, पर कोई है जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें अपने आसपास देखने चाहिए। अंश ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और निकल गया। राका यहां अवंतिका को ढूंढ रहा था पर उसे अवंतिका कहीं नहीं दिखी। वो पैलेस में इधर उधर देख रहा था पर अवंतिका यहां नहीं थी। 1 महीने बीत चुके थे। आज सारांश और ऋषिका की हल्दी थी और कल मेहंदी और संगीत। हल्दी का फंक्शन शुरू होता है। सारांश के मेंशन के बाहर गार्डन में हल्दी की सारी तैयारी की थी। लड़की और लड़कों की हल्दी अलग अलग साइड में हो रही थी। ऋषिका की तरफ से तो पूरी पलटन ऋतिक, सांझ, नेहा, अभिमन्यु, अंश, श्रेया। पर असलियत में तो इन सब ने मिलकर सारांश और ऋषिका की बैंड बजाने की सोची थी। ऋषिका को आज अपने माँ बाबा की कमी बहुत ही खल रही थी। वो अपने माँ बाबा को याद करके दुखी थी। सांझ ने जब उसे दुखी देखा तो उसके पास आकर उससे मजाक करके उसे हंसाने लगी। हल्दी की रस्म शुरू हुई। पहले सारांश 5 कुंवारी लड़के वाए ने हल्दी लगाए। फिर उसके दादा दादी, माँ पापा, चाचा चाची, विधा, रोहित ने हल्दी लगाए। फिर ऋषिका को सारांश की झूठी हल्दी लगती है। उसे भी पहले कुंवारी लड़के वाए हल्दी लगती है। फिर रघु काका, ऋतिक के मम्मी पापा, ऋतिक, नेहा, सांझ और बाकी सब भी हल्दी लगाते हैं। सांझ सबको इकट्ठा करती है। फिर वो सारे लोग मिलकर आपस में कुछ प्लान बनाते हैं और हाई फाई देकर अपने प्लान पर लग जाते हैं। विधा जाकर ऋषिका से कहती है, भाभी वो आपको सारांश बुला रहा है, बुला रहे हैं। तो ऋषिका उसके साथ जाने लगती है। यहाँ सांझ भी सारांश को लेकर आ जाती है। विधा और सांझ सारांश और ऋषिका को एक पेड़ के नीचे खड़े थे। सांझ ने ऋतिक को इशारा किया और तभी ऋषिका और सारांश के ऊपर पीले कलर का पानी गिरा। दोनों पीले पानी में भीग गए थे। तो सांझ ने हंसते हुए कहा, अब लगी ना हल्दी? तो विधा ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, ये तो पीले बंदर बदरिया की जोड़ी लग रही है। सारांश और ऋषिका दोनों उन्हें गुस्से से घूरने लगे। तो विधा ने कहा, वैसे भैया आपको तो मैं ऐसे ही बंदर कहती थी, आप तो सच में बंदर बन गया। उसकी बात सुनकर ऋषिका सारांश को देखने लगी। वो सारांश को देखकर हंसने लगी तो सारांश ने ऋषिका को देखकर कहा, तुम भी पीली बंदरिया ही लग रही हो। तो ऋषिका ने हंसना बंद किया और उन सबको घूरते हुए कहा, किसने क्या, ये किसका प्लान था? तो सब लोग पीछे रह गए, सिर्फ नेहा ही आगे थे। तो ऋषिका ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, अच्छा तो तुमने क्या ये सब? तो नेहा ने अपने पीछे देखा तो सब पीछे मुंह छुपाकर हंस रहे थे। तो नेहा ने ऋषिका को मक्खन लगाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी प्यारी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये तो तुम्हारी शैतान नंद विधा का प्लान था। नेहा ने विधा पर सब डाल दिया और खुद बच गई। विधा ने नेहा को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, पार्टी बदल ली। नेहा ने उसे जीभ दिखाई और निकल ली। तो ऋषिका ने बिना मौका गवाए विधा को पकड़ लिया और उसे भी हल्दी वाला पानी लगा दिया। उसने विधा को भी पीली बंदरिया बना दिया। तो रोहन ने हंसते हुए कहा, आज तो तू अपने असली अवतार में आई। तेरा मेकअप भरा चेहरा देखकर तो मैं पक ही गया था। तो विधा ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो मैं ऐसी दिखती हूं तो तू कैसा दिखता है? सड़े आलू, सस्ता शाहरुख खान, तुझे अभी बताती हूँ, कहकर वो रोहन के पीछे भागी। ऋषिका ने बाल्टी का रंग वाला पानी लिया और एक बार में सारा पानी सांझ, नेहा और अभिमन्यु के ऊपर डाल दिया। इन सब के बीच हमारी भोला भाला अभिमन्यु भी पीसा गया।
पर चालक ऋतिक तो आराम से साइड में बैठकर सब एंजॉय कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे के साथ हल्दी की जगह होली मानने में लगे थे। और रोहन की तो हालत खराब हो गई थी क्योंकि विधा उसकी वॉशिंग पाउडर निरमा से धुलाई जो कर रही थी। ऋतिक की मम्मी ने जब गार्डन में सबको ऐसे एक दूसरे में उलझा देखती है तो वो भी सबकी ये दशा देखकर हंसने लगती है। फिर वो सबको हटती है और फ्रेश होकर खाना खाना को कहती है। नेहा भी उनके साथ आई थी। ऋषिका को सारांश को साथ देखकर उसके सारे सपने चूर हो रहे थे। वो गुस्से से वहां से चली गई। ऋषिका नेहा सांझ और विधा के साथ जाती है। बात तब में दूध भरा था और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां भी थी। ऋषिका उसके अंदर बैठी है। फिर उसकी हल्दी को छुड़ाने के बाद नेहा सांझ विधा सब चले गए। वो लोग भी जेकर नहाकर तैयार होते हैं और उसके बाद जो गंदगी फैली थी सब साफ भी तो करनी थी। ऋतिक तो आराम से उन सब से काम करवा रहा था। सांझ ने आकर ऋतिक को कहा, ओ तुम्हारा सिर्फ नाम ऋतिक है, खुद को ऋतिक रोशन मत समझो, चुपचाप हमारे साथ सफाई करवाओ, आए बड़े हुकुम चलाने वाले। तो ऋतिक ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम हो कहा, मुझे तुम दिख नहीं रही, रुको लाइट जलाता हूँ। ऋतिक ने लाइट जलाई। फिर सांझ के मुंह पर लाइट दिखाते हुए कहा, क्या करूं, तुम अंधेरे में दिखती ही नहीं हो। उसकी बात सुनकर सांझ ने गुस्से से कहा, तुम ज्यादा चालाक मत बनो, नहीं तो अभी आंटी को बताऊंगी। जाओ जाओ, मैं नहीं डरता, ऋतिक ने कहा और आराम से बैठ गया। शाम को सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। आज का दिन तो ऐसे ही मस्ती में निकल गया। शाम का समय, संगीत शुरू होने वाला था। सारे गुस्सट्स आ चुके थे। संगीत का प्रोग्राम भी पैलेस में ही था। डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। सबसे पहले सोनम जी और उदयभान जी का डांस होता है। दोनों स्टेज पर आते हैं। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। सॉन्ग चलता है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गया, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। उसके बाद ऋतिक डांस करने जाता है और वो सांझ को भी अपने साथ ले आता है। सॉन्ग, छोकरा जावा री दिल दिल, चूजा चू चू करता है, गलियों और चोबरों में दिल दिल, फेंका फकी करता फिरे तू तो अपने यारों में दिल दिल, फेंका फाकी कुछ नहीं, सच बात जो बया की दिल दिल, दहाड़ है जावा की, मर्दानगी मस्तानगी दिल दिल, अब तू भी मान ले, नैनों के काम से दिल दिल, ओ आजा री आजा री आजा दिल दिल, हुआ छोकरा जावा री दिल दिल। मतलब उन दोनों का डांस बहुत ही मस्त था। सांझ तो डांस में पूरी एक्सपर्ट थी और ऋतिक भी कुछ कम नहीं था। उनका डांस कहाँ होती है, सबने तालियां बजाए। उन दोनों के एक्सप्रेशन एकदम बवाल थे। फिर स्टेज पर विधा और रोहित आए। रोहित के बारे में बताना तो मैं भूल ही गई। इनकी और विधा की तो अलग ही कहानी है। ये दोनों कॉलेजमेट है पर दोनों में बनती नहीं। रोहित राहुल का भाई है। राहुल का जिक्र तीसरे पार्ट में है। वो सारांश का कॉलेज फ्रेंड था। उन दोनों ने डांस स्टार्ट किया। सॉन्ग, ऐसी नजर से देखा, जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, तेरे अपने शहर वाले, मेरी अंगड़ाई न टूटे न टूटे, तू आजा, कजरा री कजरा री कजरा री, तेरे काले काले नैना। दोनों की के बीच राहुल भी आ जाता है। वो भी डांस करने लगता है। श्रेया बैठकर सबका डांस एंजॉय कर रही थी। सांझ ने उसे देखा तो उसे भी जबरदस्ती स्टेज पर ले आए। श्रेया को डांस करना बहुत पसंद था पर उसने कभी इतने लोगों को सामने डांस नहीं किया था। लेकिन स्टेज पर आने के बाद वो कैसे जा सकती थी। नेहा ऋषिका को भी स्टेज पर ले आती है। फिर तीनों डांस स्टार्ट करती है। सॉन्ग, आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डूबा दे गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला, वल्लाह मेरा झल्ला वल्लाह वल्लाह। तीनों का डांस बहुत ही अच्छा होता है। सारांश की नज़र बस ऋषिका की चेहरे की स्माइल पर होती है। डांस करते हुए उसके चेहरे पर को खुशी होती है, वो किसी के भी दिल को छू जाए। इस गाने पर अभिमन्यु, नेहा, ऋतिक और सांझ का ग्रुप डांस था। लड़के, ओ री, लड़के कहाँ से आया है, रीतू प्यारा है शक्ल से, अकाल से मारा है रीतू। ऐसे ही डांस खत्म होता है। फिर सब खाना खाते हैं। सोनम जी सारे गेस्ट को अलविदा कहते हैं। सब काफी ज्यादा थक गए होते हैं इसलिए वहीं रुके होते हैं। आज मेहंदी का फंक्शन था। सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। विधा अपने हाथ में फूल की टोकरी लेकर मेंशन के अंदर जा रही थी कि अचानक से वो किसी से टकरा गई। अचानक से टकराने से वो संभल नहीं पाई और सीधा नीचे गिर गई। उसके हाथ पर हल्की चोट आ गई। उसने गुस्से से ऊपर देखा तो सामने रोहित था। रोहित को देखते ही तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, अबे ओ हरे स्वेटर, तुझे दिखता नहीं है, अंधा कहीं का। तो रोहित ने कहा, कौन कहेगा कि ये लड़की ओबरॉय खानदान की बेटी है, जुबान तो लोफर जैसी है।
विधा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम ज्यादा दादी अम्मा बनकर मुझे ज्ञान मत दो, हरा स्वेटर, मैं हूं ओबरॉय खानदान की बेटी। तो रोहित ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, तुमने अगर मुझे एक और बार हरा स्वेटर कहा तो मैं क्या करोगे? बकरी। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, ये दुनिया बहुत बुरी है माँ। विधा ने अपनी आंख बंद करके चलने का नाटक करते हुए कहा। रोहित ने उसे घूरा और कहा, तुम्हें याद है ना पिछली बार हरा स्वेटर कहने पर मैंने क्या किया था? इस बार भी वही सजा होगी? उसके ऐसा कहने पर कुछ देर के लिए विधा शांत हो गई। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और रोहित को जैसे ही कुछ कहने वाली थी, उसके सामने रोहित था ही नहीं। उसने अपने सारे फूल समेटे और रोहित को कोसती हुई वहां से चली गई। शाम का वक्त, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होता है। पूरा घर बहुत अच्छे से सजा होता है, कुछ ट्रेडिशनल डांसर्स भी बुलाई गई थी। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हुए सबसे पहले ऋषिका को मेहंदी लगना स्टार्ट हुई। उसके हाथ में सारांश के नाम की मेहंदी लगाने वाली थी। श्रेया ऋषिका को मेहंदी लगा रही थी। श्रेया आज काफी प्यारी लग रही थी। वो पहली बार ऐसे किसी बाहर जगह आई थी, नहीं तो उसकी जिंदगी सिर्फ उस बंगलो में अंश के साथ फिर अंश का इंतजार करते हुए गुजरी थी। फिर दादी सोनम जी, नेहा, सुशीला, सांझ, विधा और बाकी सबको। तभी डांसर्स ने डांस करना स्टार्ट किया। सॉन्ग मेहंदी है रचने वाली, हाथों पे गहरी लाली, दिल दिल कहे सखियां अब कलिया, दिल दिल हाथों में खिलने वाली है, दिल दिल तेरे मन को जीवन को, दिल दिल नई खुशियां मिलने वाली है, दिल दिल। सब डांसर्स शक्ल बनाकर डांस कर रही थी। उनके बीच एक डांस जो बाला सी खूबसूरत थी, और उसका डांस भी उसकी तरह बिजली गिराने वाला। उनका डांस खत्म होता है, फिर उनका अगला डांस होता है। ये डांस सारे बॉयज और गर्ल्स दोनों कर रहे होते हैं। तो सारांश ऋषिका के पास आता है और उसके गालों पर एक किस करता है। ऋषिका तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं मिलती। सारांश डांस करना स्टार्ट करता है। नेहा उन लोगों को देखकर गुस्से से भर गई। उसे सारांश और ऋषिका का करीब आना बहुत खटक रहा था। वो बस उन्हें अलग करना चाहती थी। सॉन्ग ये कुड़िया नशे दिया पुड़िया, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दिया पुड़िया गली दे गुंडे ओ मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गिरी आएंगे तेरे सजना। ओह हो, ऋषिका के गाल शर्म से लाल हो गए। वो हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसने भी फिर डांस करना शुरू किया और उसके साथ उसकी दोस्तों ने भी। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, सेहरा सजा के रखना, उड़ उड़ के तेरी जुल्फे करती है क्या इशारे। दिल थाम के खड़े है आशिक सभी कवारे, छुप जाए सारी कुड़िया घर में शर्म के मारे। गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे सब लोग, ऋषिका और सारांश के गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। सारांश और ऋषिका सबके बीच होते हैं। सारांश ऋषिका के होंठों पर हल्के से किस करता है। घिरे होने की वजह से और डांस करने की वजह से कोई उन्हें देखता नहीं। ऋषिका तुरंत जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर सारांश उसे छेड़ते हुए कहता है, नजरें झुका के रखना, दमन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दमन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, ओहो। ऋषिका डांस कर रही थी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचे। ऋषिका ने जब सामने देखा तो राहुल था। ऋषिका ने उसे देख की एक राहत की सांस ली और नाचने लगी। राहुल और ऋषिका को साथ देखकर सारांश उसके बीच आकर नाचने लगा। फिर ऋतिक नाचती हुई सांझ का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचकर गाता है। आज सारांश और ऋषिका की जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। आज उनकी शादी होने वाली है। पैलेस में शादी की तैयारियां हो रही थी। नेहा और सुशीला जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके सामने एक घूंघट वाली औरत थी। अब ये पर्दा हटा दो। हमसे क्या पर्दा? सुशीला जी ने उस लड़की को घूंघट उतारने के लिए कहा। उस लड़की ने घूंघट हटाया। उस घूंघट के पीछे कोई और नहीं, अवंतिका थी। तो क्या प्लान है तुम्हारा? नेहा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मेरा मकसद सिर्फ ऋषिका से उसकी खुशियां छीनना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब सुनो, कहकर अवंतिका उन सबको अपना षड्यंत्र बताने लगी। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। नेहा ने अपने ख्वाब सजाते हुए कहा, इस सब के बाद तो सारांश का परिवार कभी ऋषिका से सारांश की शादी नहीं होने देगा। सारांश सिर्फ मेरा होगा। अवंतिका की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। सुशीला जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। पर इसके लिए हमें हमारा मोहरा ढूंढना होगा, अवंतिका ने सुशीला जी से कहा। अवंतिका ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मोहरा तैयार है, तुम बस अपना प्लान एग्जीक्यूट करो। अंश का बंगलो। श्रेया बंगलो के अंदर एक कमरे में बैठी हुई थी। वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर आज शादी में पहनने के लिए देख रही थी।
उसने सारे कपड़े निराशा से बेड पे फेंक दिए। उसके पास एक भी नया और अच्छा कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। वो कभी ऐसे पार्टी फंक्शन में नहीं जाया करती थी। उसकी जिंदगी सिर्फ बंगलों से ऑफिस तक की जी थी। वो बहुत उदास थी, पर अंश से कहने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी। तभी किसी ने उसके कमरे पर नॉक किया। श्रेया ने पलट कर देखा तो अंश ही था। उसे जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और ओढ़कर खड़ी हो गई। अंश ने अंदर आते हुए कहा, वो मैं तुम्हें ये देने आया था। सारांश ने अपने हाथ से एक बैग श्रेया के बेड पर रखते हुए कहा। श्रेया ने उस बैग को खोल कर देखा। उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। श्रेया ने एक बार लहंगा देखा, फिर अंश को देखकर कहा, आपको कैसे पता लगा? अंश को बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। उसने पहली बार किसी के लिए कुछ लिया था। उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने झूठ कह दिया। वो मुझे ऋषिका ने कहा था इसलिए मैं लाया, मैं खुद नहीं लाया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर श्रेय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, जब झूठ कहना ना आए तो नहीं कहते, पर थैंक्स। अंश बिना एक पल गवाए वहां से निकल गया। उसके जाते ही श्रेया खिलखिला के हंसने लगी। उसने लहंगा निकल और उसे ट्राई करने लगी। इन पैलेस ऋषिका बैठकर अपने शादी के जोड़े को देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने सामने ड्रेसिंग टेबल से अपने माँ बाबा की तस्वीर उठाया और देखने लगी। उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो बह गए। तभी उसे अपने सिर पर कुछ महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो दादी जी उसके सिर पर चुनरी रख रही थी। ऋषिका झट से खड़ी हुई और उनके पैर छूकर कहने लगी, सॉरी दादी, वो मुझे पता नहीं लगा। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने माँ बाबा को याद कर रही हो। याद करना तो ठीक है, पर अपनी आंखों के ये कीमती मोती जाया करने को किसने कहा तुम्हें? तो ऋषिका ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं दादी माँ, बस वो माँ बाबा की याद आ रही थी। आज वो होते तो कितना अच्छा होता। दादी माँ ने उसे प्यार से समझाया, आज से सारांश के रिश्ते तुम्हारे रिश्ते और सारांश का परिवार तुम्हारा परिवार। तुम भी मेरे लिए सारांश के बराबर हो। तुम्हारे हर दुख सुख में हम सब तुम्हारे साथ है। अब मुस्कुराओ। उनकी बात सुनकर ऋषिका हल्के से मुस्कुराई। दादी ने उसे गले लगाया और फिर थोड़ी देर बात करके वहां से चली गई। शाम का वक्त, लड़के वाले ओबरॉय मैंशन से पैलेस में बारात लाने वाले थे। सब लोग तैयार हो चुके थे। सांझ ऋषिका के कमरे में उसे तैयार कर रही थी। ओबरॉय मैंशन सोनम जी और विधा सारांश के कमरे के अंदर गई। अंदर सारांश तैयार हो रहा था। विधा ने सारांश को छेड़ते हुए कहा, ओ देखो तो, कितनी जल्दी है इनको भाभी से मिलने की। तो सारांश ने पलट कर देखा। उसने अपनी मां के पैर छुए और विधा को कहा, तुम ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। विधा अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। सोनम जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुशी रहो। कैसा लग रहा हूं मां? सारांश ने सोनम जी से पूछा। एक मिनट कहकर सोनम जी कुछ ढूंढने लगी। उन्होंने सारांश की पगड़ी उठाई और उसके सिर पर पहनाते हुए कहा, हम अब लगा ना कि दुल्हन लेने जा रहे हो, किसी की नजर ना लगे। कहते हुए उन्होंने सारांश को गले लगा लिया। तभी कमरे में राहुल आया। उसने कमरे में आकर सोनम जी के पैर छुए, फिर सारांश से कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं, मेरा वेट मत करना। तू कहाँ जा रहा है? और इतना क्या जरूरी है? मेरी शादी से भी ज्यादा, सारांश ने अपनी दोनों भौहें आपस में जोड़ते हुए कहा। तो राहुल ने उसे मनाते हुए कहा, अरे भाई बहुत जरूरी है, समझना, मैं जा रहा हूँ। कहकर वो झट से वहां से निकल गया। सारांश ने उसे रोकना चाहा पर वो जा चुका था। सोनम जी ने सारांश को समझाते हुए कहा, छोड़ो न, वो आ जाएगा, तुम तैयार होकर नीचे आओ। सारांश ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाई। सब लोग तैयार होने लगे। सारांश तो आज बहुत ज्यादा खुश था। 4 सालों से उसे जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो दिन आ गया था। अंश का बंगलो श्रेया तैयार हो रही थी। उसने वही लहंगा पहना था। वो तैयार हो रही थी कि उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने नजरें उठाकर शीशे में देखा तो उसे पीछे अंश नजर आया। वो तुरंत खड़ी हो गई। उसने अंश से कहा, आप, कोई काम था आपको? ऋषिका की शादी में नहीं जाना? अंश ने उसे सवाल किया। उसके सवाल को सुनकर श्रेया अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए सोचने लगी। उसने धीरे से कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हमें जाना है शादी में। तो अंश ने उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा, तो थोड़ा जल्दी करो, शादी खत्म होने के बाद नहीं पहुंचना। तो श्रेया ने बस मासूमियत से अपना सिर झुका लिया। मैं वेट कर रहा हूं, आधे घंटे में बाहर आओ, कहकर अंश बाहर चला गया। उसके जाने के बाद श्रेया ने फुर्ती से तैयार होना शुरू किया। वो तैयार होते होते खुद में बड़बड़ाने लगी, एक बार देखा भी नहीं, इतनी मेहनत से तैयार हुई थी। इनको तो बस आंखें दिखाना आता है। आधे घंटे में बाहर मिलो, अंश की नकल करते हुए। ओह ओह, पीछे से किसी की खांसने की आवाज आई तो श्रेया ने पलट कर देखा। पीछे और कोई नहीं, अंश था। श्रेया की तो बोलती बंद हो गई। वो मासूम बनकर खड़ी हो गई।
उसका मन कर रहा था कि वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए। अंश ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कहा, अब तुरंत बाहर आओ, बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगा मैं, कहकर अंश अपने तेज तेज कदमों से बाहर निकलने लगा। श्रेया उसके पीछे पीछे भागने लगी। बाहर आकर वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। वो झट से कार में बैठी और निकल गई। अंश ने एक नज़र श्रेया पर डाली। वो उस लहंगे में बला की खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ देर ऐसे ही श्रेया को देखता रहा। श्रेया को जब लगा कि कोई उसे घूर रहा है तो उसने अपनी नज़र अंश पर डाली। अंश ने झट से अपनी नज़रें बाहर कर ली। पैलेस में सब लोग बाहर बारात की तैयारियों में लगे थे। मीडिया भी आई हुई थी। मीडिया ने अभी तक सारांश की होने वाली बीवी को नहीं देखा था। मीडिया को एक अलग हॉल में बैठाया था। वहां की जिम्मेदारी राणा ही देख रहा था। मीडिया को संभालना मुश्किल था। यहां बारात दरवाजे पर पहुंची। रोहित तो एक नंबर का नाग बना हुआ था। रोहित का नागिन डांस देखकर तो आज असली नाग नागिन ही आ जाते। सब लोग नाचने में मस्त थे। सुमन जी, ऋतिक की मां, ने द्वार पूजा की रस्म शुरू की। सारांश की नजर बस ऋषिका को ढूंढ रही थी पर उसे ऋषिका कहीं नहीं दिखी। सुशीला जी और नेहा आज बहुत ज्यादा जी खुश थे। सांझ और नेहा ने सारांश को रोकते हुए कहा, हमें द्वार पूजा का नेक दीजिए। तो विधा ने कहा, यहाँ कोई नेक नहीं मिलता, ये कौन सी रस्म है? तो सांझे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी रस्म है, अगर अपनी होने वाली भाभी को देखना है तो हमें नेक मिलेगा। तो सारांश ने कहा, अरे साली जी, आप कहे और हम ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। ये लीजिए आपका नेक। सारांश ने उनके हाथ में एक शगुन का लिफाफा रखा। सांझ ने उन्हें अंदर जाने दिया। सांझ ने लिफाफा देखा तो वो खाली था। सांझ का मुंह बन गया। ऋतिक, जो कि सांझ को देख रहा था, उसने हंसते हुए कहा, ये हमारी रस्म है, अगर अपनी होने वाली भाभी देखनी है तो हमें नेक मिलेगा, उसकी नकल करते हुए। सांझ ने गुस्से से कह, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तुम लड़की वाले हो और साइड लड़के वालों का ले रहे हो। ये लो, कहकर सांझ ने उसके ऊपर लिफाफा फेंका और पैर पटकते हुए चली गई। ऋतिक ने लिफाफा नीचे फेंक और सांझ के पीछे निकल गया। द्वार पूजा के बाद जयमाला की रस्म होनी थी। सारांश स्टेज पर बैठा हुआ था। सब लोग ऋषिका का इंतजार कर रहे थे। दादी जी भी ऋषिका के इंतजार में ही थी। सांझ ऋषिका के कमरे में गई पर ऋषिका वहां नहीं थी। ये देखकर सांझ परेशान हो गई। उसने ऋतिक और अभिषेक को बताया। वो लोग ऋषिका को ढूंढने लगे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आए, आग आग! सारांश और बाकी सब उस तरफ भागे। सांझ और अभिषेक भी उधर जी गए। सब गए तो देखा कि नेहा चिल्ला रही है। सामने पर्दे में हल्की सी आग लगी है। सारांश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नेहा तुम पागल हो, इतनी सी आग है और उसके लिए चिल्ला रही हो? ऋतिक ने उसके ऊपर पानी गिराया, आग बुझ गई। नेहा ने पर्दे के सामने वाला कमरा खोल दिया और कहने लगी, क्या पता कमरे में भी कुछ डैमेज हो गया हो। अंदर का नजारा देखकर तो सब दंग रह गए। सारांश के मुंह से एक दबी सी आवाज निकली, ऋषिका। सब लोग अंदर की तरफ झांकने लगे। अभिषेक इधर उधर देखने लगा। कोई भी बाहर का इंसान नहीं था। सारांश जल्दी से अंदर गया। अंदर ऋषिका और राहुल दोनों एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। दोनों की हालत देखकर लोग आपस में बातें बना रहे थे। दोनों को ऐसे देखकर सारांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सांझ जल्दी से अंदर आकर कहने लगी, जीजू आप कुछ भी गलत मत सोचो। वो ऋषिका को उठाने लगी। उसने पास पड़ी जग से कुछ पानी के छींटे ऋषिका के चेहरे पर मारे। ऋषिका की पलकें हिलने लगी थी। सारांश की आंखें नम होने लगी थी। ऋषिका को अपनी धुंधली आंखों से सब हल्का हल्का दिख रहा था। अभिषेक जल्दी से ऋषिका के पास आया और उसे हिलाते हुए कहने लगा, छोटी मालकिन उठिए, आप यहाँ क्या कर रही है? उसकी बात सुनकर ऋषिका ने अपने आसपास देखा। उसकी नजर सबसे पहले सारांश पर पड़ी, जो कि गुस्से से दुख से भरी थी। उसने सारांश को ऐसे देखकर कह कि हुए सारांश, तुम और मैं यहाँ? वो कहकर इधर उधर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर अपने साथ सोए राहुल पर गई, उसके शब्द उसके गले में ही रह गए। उसने एक नजर सबको देखा, फिर वो खुद को देखने लगी। ये नहीं हो सकता, ये यहाँ कैसे, मैं यहाँ कैसे? ऋषिका खुद में बड़बड़ाने लगी। वही तो मैं पूछा चाहता हूँ कि तुम और ये यहाँ कैसे? सारांश ने दबी सी आवाज में कहा। उसका सवाल सनकी नेहा और सुशीला के चेहरे पर एक खुशी की लहर छा गई। सारांश ने ऋषिका का हाथ पकड़कर कहा, बोलो ऋषिका, क्या है ये सब? प्लीज कह दो ये सब झूठ है प्लीज। सबकी पैनी नजरों को सहना ऋषिका के लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश तो कर रही थी पर आंसू छुपाना नामुमकिन हो रहा था। सारांश ने उसकी इस बेचैनी को समझते हुए एक सरसरी नजर सब पर डाली और अपनी खतरनाक आवाज में कहा, आप सब यहां से जाएं, मुझे ऋषिका से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर सुशीला जी ने सबको भड़काते हुए कहा, ऐसे कैसे, वो ओबरॉय खानदान की होने वाली बहू थी। शर्म तो इसे ये सब करने से पहले आनी चाहिए थी।
मैंने तो पहले ही कहा था कि नेहा से करवा देते हैं सारांश की शादी, पर आप लोगों को तो सुननी नहीं थी। अभी भी समय है, मीडिया ने सारांश की बीवी को नहीं देखा है। ऐसी बदचलन लड़की से शादी करवाओगे तो खानदान पर दाग ही लगेगा। नेहा को इसकी जगह दुल्हन बनाकर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सारांश ने गुस्से से कहा, बस आप सब यहां से जा सकते हैं। और ये ओबरॉय खानदान की बहू से पहले मेरी होने वाली बीवी है। किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी होता है और मुझे ऋषिका पर पूरा भरोसा है। कहकर सारांश ने सबको देखा तो सब जाने लगे। दादाजी वहां से नहीं जा रहे थे तो दादी जी उनको मना कर ले गई। बाहर सुशीपा जी दादाजी को नेहा और सारांश के रिश्ते के लिए मनाने में लगी थी। उनकी बातों का प्रभाव भी दादाजी पर पड़ रहा था। कमरे में सिर्फ ऋषिका, सारांश और राहुल ही था। सारांश ने राहुल के मुंह पर पूरे जग का पानी डाल दिया। राहुल हड़बड़ा कर उठ गया। ऋषिका तो सारांश के गुस्से से एक पल के लिए सहम गई। राहुल झट से उठा। उसने अपने चेहरे से पानी साफ किया और जब अपने सामने सारांश को इतने गुस्से में देखा तो अनजान की तरह सवाल करते हुए कहने लगा, सारांश तू इतना गुस्सा क्यों है? और मैं वो कुछ कहता उससे पहले ही सारांश ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तो यही था तेरा जरूरी काम? तू मेरी बारात छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? और ऋषिका तेरे साथ क्या कर रही है? सारांश ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। राहुल ने जैसे ही अपने पास सहमी हुई ऋषिका को देखा तो वो तुरंत उसे दूर हो गया। उसके ऋषिका को देखते हुए कहा, ऋषिका ने ही मुझे यहाँ बुलाया था, उसने कहा था कि जरूरी काम है, मैं किसी से ना कहूँ। उसकी बात सुनकर ऋषिका सुन्न पड़ गई। उसकी नजर सारांश पर टिक गई। सारांश उसे सवालिया अंदाज में देख रहा था। कमरे का तापमान बढ़ गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। ऋषिका के कुछ ना बोलने पर सारांश ने गुस्से से कहा, कुछ तो कहो ऋषिका, कुछ तो कहो, मुझसे तुम्हारी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। डैम ईट से समथिंग। सारांश ने गुस्से से साइड पड़ा वास उठाकर जमीन पर फेंक दिया। ऋषिका की चुप्पी अचानक से सिसकी में बदल गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या कहूं मैं? मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे हूँ। प्लीज ट्रस्ट में, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। सारांश प्लीज, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। तुम चाहो तो मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हो। कहते कहते ऋषिका घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सारांश से ऋषिका को रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ऋषिका का चेहरा ऊपर किया और उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। उसने ऋषिका को समझाते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर ये लोग जो बाहर खड़े हैं उन्हें समझाना भी जरूरी है। तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डोंट क्राई। ऋषिका ने सारांश को कस के गले लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? प्लीज सारांश, डोंट लीव मी। राहुल ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो उसने हौसला करके कहा, ऋषिका मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे भी ठीक से कुछ याद नहीं। जब मैं तुम्हारे पास आया उसके बाद तुमने मुझे ड्रिंक दी थी, उसके बाद की कोई बात मुझे याद नहीं। उसकी बात सुनकर ऋषिका ने उसे देखकर कहा, मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया था, बल्कि मुझे तुम्हारा मैसेज आया था, और ना ही मैंने तुम्हें कोई ड्रिंक दी थी। सारांश उन दोनों की बात सुनकर सकते में पड़ गया। वो चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने राहुल और ऋषिका को देखकर सख्त आवाज में कहा, अब इस बारे में और डिस्कशन नहीं, इसका पता मैं लगा लूंगा। तुम दोनों ने किसी से ये डिस्कस नहीं करना। सारांश ने ऋषिका के आंसू पोंछे और बड़े प्यार से कहा, तुम तैयार हो जाओ, आज तो हमारी शादी है ना, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सारांश जाने लगा तो ऋषिका ने उसे कस के पकड़ लिया और अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, मुझमें अब सबका सामना करने की हिम्मत नहीं है, प्लीज। तो सारांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरे होते हुए कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकता। ट्रस्ट में। सारांश ने ऋषिका के माथे पर हल्का किस किया और जाने लगा। राहुल ने उन दोनों को जाते देखा तो वो भी उसके साथ बाहर चला गया। उन दोनों के बाहर आते ही दादाजी ने अपना फैसला सुना दिया, तुम नेहा से शादी करोगे, जाओ और जाकर स्टेज पर बैठो, नेहा थोड़ी ही देर में आ जाएगी। उनकी बात सुनकर ऋषिका की पकड़ सारांश के गले पर कस गई। सारांश ने उसकी घबराहट समझी। उसने ऋषिका को नीचे उतार और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ये शादी मेरी है तो मुझे किससे शादी करनी है ये भी मेरा फैसला है, और मैं सिर्फ ऋषिका से शादी करूंगा। उसकी बात सुनकर दादी जी के चेहरे पर खुशी आ गई, पर सुशीला जी का चेहरा लटक गया। उन्होंने अपनी चाल को उल्टी पड़ते देखा तो उसने कहा, ये लड़की ओबरॉय खानदान की बहू बनने वाली है, इसलिए हमें भी तुम्हारी शादी के फैसला लेने का हक है। तो कौन कह रहा है आप लोगों को इसे ओबरॉय खानदान की बहू का टैग देने के लिए? ये सिर्फ ऋषिका सारांश ओबरॉय बनेगी। कहकर सारांश वहां से निकल गया। सोनम जी कुछ कहती उससे पहले ही दादाजी ने कहा, जाने दो, उसे करने दो उसके मन का। सुशीला जी ने जब दादाजी की बात सुनी तो वो बहुत ही परेशान हो गई। अंश ने जब सारांश का फैसला सुना तो वो थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि शायद सारांश ऋषिका को छोड़ दे तो वो ऋषिका को संभाल के उसका प्यार पाले,
पर सारांश का भरोसा इतना कच्चा नहीं था। पर अंश खुश था कि सारांश किसी भी हालत में ऋषिका का साथ नहीं छोड़ेगा। श्रेया तो सारांश का भरोसा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। सांझ भी सरना का फैसला सुनकर अपनी बहन के लिए खुश थी। सांझ ऋषिका के कमरे में गई और उसने ऋषिका को तैयार किया। ऋषिका तैयार होकर बाहर आए। जयमाला की रस्म शुरू हुई। पहले ऋषिका ने सारांश को माला पहनाई, फिर सारांश ने ऋषिका को। सब लोगों ने फूल बरसाए। जैसे जैसे रस्म हो रही थी, अंश के चेहरे पर दुख की लकीरें आ रही थी। अपने पहले प्यार को अपने सामने ही किसी और का होता देख अंश के चेहरे की सारी खुशी मिट रही थी। जयमाला की रस्म के बाद ऋषिका कमरे में गई। थोड़ी देर बाद सारांश मंडप में पंडित जी के सामने थे। नया शादी के जोड़े में जब आए तो उसने देखा कि जयमाला की रस्म जी चुकी थी। ऋषिका मंडप की तरफ जा चुकी थी। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो वहां से निकल गई। ऋषिका पीली साड़ी में आई और मंडप में बैठी। शादी की रौनक कम हो चुकी थी। लड़के वालों की तरफ से कोई ज्यादा खुश नहीं था। सिर्फ दादी ही सारी रस्में कर रही थी। ऋषिका मंडप में बैठी। कन्यादान की रस्म रघु काका ने की। कन्यादान के बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़े। फिर फेरे हुए। पंडित जी ने हर फेरे के साथ सारे वचन का अर्थ विस्तार से समझाया। उसके बाद सिंदूरदान की रस्म हुई। फिर सारांश ने ऋषिका के गले में मंगलसूत्र पहनाया। शादी संपन्न हुई। दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। सबसे पहले सारांश और ऋषिका ने दादाजी के पैर छुए, पर दादाजी ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। दादी जी ने दादाजी का हाथ पकड़कर उनके सिर पर रखा। दादाजी ने दादी को देखा तो उन्होंने दादाजी को शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने दादी जी का आशीर्वाद लिया। फिर अपने माँ पापा, चाची, चाचा, सुमन जी, रघु काका और बाकी सबका आशीर्वाद लिया। अंश पहले ही शादी से निकल चुका था। श्रेया भी साथ जा चुकी थी। सारांश और ऋषिका दोनों मीडिया के सामने पहुंचे। सारांश ने ऑफिशियली ऋषिका को अपनी पत्नी अनाउंस किया। मीडिया ने उनकी तस्वीरें ली और अगली सुबह न्यूज को छापने के लिए मसालेदार हेडिंग ढूंढने में लग गए। अंश का बंगलो। श्रेया और अंश शादी होने से पहले ही आ चुके थे। श्रेया अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक उसे कुछ टूटने की आवाज आई। वो आवाज की दिशा में गई तो वो सारांश की स्टडी रूम के सामने पहुंची। वो अंदर जाने से डर रही थी। सभी सर्वेंट्स भी जा चुके थे। राका भी आज यहां नहीं था। श्रेया हिम्मत करते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। उसने देखा कि नीचे कांच बिखरा हुआ है और अंश के हाथ से खून गिर रहा था। उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ये क्या किया आपने? कितना खून बह रहा है, थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? श्रेया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और अंश के जख्म पर पट्टी करने लगी। अंश ने अपना हाथ पीछे कर लिया और लड़खड़ाते हुए कहा, तुम जाओ यहां से। उसने वाइन की बोतल अपने मुंह में लगा ली और पीने लगा। श्रेया ने उसके हाथ से बोतल छीन ली और डरते हुए कहा, पहले आप अपने हाथ पर दावा लगवा लीजिए, फिर प्लीज अपने कमरे में जाकर सो जाए। श्रेया ने उसके हाथ में पट्टी की और फर्स्ट एड बॉक्स रखकर आई। कमरे में आकर उसने देखा तो अंश लड़खड़ाते हुए बाहर जा रहा था। वो गिरने वाला था कि श्रेया ने उसे संभाला और गुस्से से कहा, आप बस चुपचाप चलिए। श्रेया उसको सीढ़ियों से उसके कमरे में ले जाने लगी। अंश की गर्म सांसें श्रेया के चेहरे पर पड़ रही थी। श्रेया बड़ी मुश्किल से अंश को उसके कमरे में लाए। उसने अंश को बिस्तर पर लिटाया और उसके जूते उतारकर जाने लगी। वो जैसे ही पलटी, सारांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लिया। अब श्रेया अंश की बाहों में थी। नशा अब अंश पर बढ़ने लगा था। श्रेया ने अंश को देखा और दबी सी आवाज में कहा, मां, मुझे जाना था। तो अंश ने उसके होंठ पर अपनी उंगली रखकर कहा, शशिश, डोंट लीव मां। श्रेया सिहर गई। उसे अपने शरीर में एक अलग सी हलचल सी महसूस हुई। उसे डर लगने लगा था। अंश बस उसे एकटक निहारने लगा। श्रेया भी उसकी आंखों में डूबने सी लगी थी। अंश ने श्रेया के होंठ पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। श्रेया डर गई। उसने अंश को खुद से दूर करना चाहा, पर अंश की पकड़ उस पर कसने लगी। उसने श्रेया के कान में धीरे से कहा, प्लीज डोंट लीव मी, आई एम सो लोनली, प्लीज लव मी। उसकी आवाज सुनकर श्रेया का बिल्कुल मन नहीं किया उसे छोड़ने का। श्रेया ने खुद को अंश को सौंप दिया। कल क्या होगा उसकी उसे कोई फिक्र नहीं। बस आज जो लम्हे उसे मिले हैं वो उसे जीना चाहती थी। बस उसे एक चीज गलत लग रही थी कि ये को कुछ भी हो रहा था उसमें अंश को होश नहीं था, पर वो आज उसके साथ कुछ प्यार के लम्हे बिताना चाहती थी, भले उसे कल उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। अंश के हाथ उसके शरीर पर फिसलने लगे। उसके श्रेया के पूरे चेहरे को चूमा और फिर उसके शरीर पर चूमने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक हो गए। श्रेया की आंखें नम थी, पर उसमें खुशी भी थी। उसे पता था कि आज उन दोनों के बीच जो भी हुआ है शायद कल अंश को याद ना रहे, या फिर उसने ऐसा उसे ऋषिका समझकर क्या होगा। अंश ने उसके होंठ पर अपने होंठ रखे और हल्की सी किस क्या और मदहोश करने वाली आवाज में कहा, आई लव यू ऋषिका, प्लीज डोंट लीव मी।
ये शब्द सुनते ही श्रेया की आंख में जो आंसू रुके थे वो बाहर आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश को गले लगाकर कहा, आई लव यू अंश। शादी होने के बाद सारांश और ऋषिका विदाई की रस्म पूरी करके कार में बैठे। कार में सन्नाटा फैला हुआ था। राणा कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग ड्रीम विला के सामने थे। राणा ने कार रोकी। ऋषिका कार से बाहर आए। उसने जब सामने ड्रीम विला देखा तो सारांश से पूछा, हम यहाँ क्यों? ओबरॉय मैंशन। तो सारांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा, हम यहीं रहेंगे। ऋषिका अंदर आए तो दादी जी उसे दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी मिली। ऋषिका की आंखें नम हो गई। दादी जी ने उसकी आरती की और फिर गृह प्रवेश की रस्म करके ऋषिका अंदर आई। उसने दादी को गले लगा लिया। वो फुट फूट कर रोने लगी, दादी मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे पर भरोसा करो, मुझे कुछ नहीं पता। दादी ने उसे संभालते हुए कहा, मैंने तुझे कहा था ना कि तू मेरे लिए सारांश की तरह है। अब से हम ही तेरा परिवार है तो मैं तेरा साथ कैसे छोड़ती। ये नाराजगी तो परिवार में चलती रहती है, चलो अब आओ। फिर दादी दोनों को अंदर लेकर आती है। दादी ने सारी रस्में पूरी की और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से चली गई। ऋषिका और सारांश दोनों फ्रेश हुए। सारांश ने ऋषिका को सुलाया और खुद स्टडी रूम में चला गया। राणा सारांश के सामने था। इस वक्त सारांश रोज से 2 गुना खतरनाक लग रहा था। उसने राणा को कहा, मुझे 10 मिनट में इस पैलेस की फुटेज चाहिए, जल्द से जल्द पता लगवाओ कि इन सब में किसका हाथ था, कौन है जो ऋषिका को बदनाम करने की कोशिश की रहा है। राणा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और निकल गया। सारांश अपने स्टडी रूम में बैठा आज की हुई सारी घटना के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सही कौन है, उसका दोस्त या ऋषिका या कोई और है इन सब के पीछे। कॉलेज में राहुल और ऋषिका बहुत फेमस हो गए थे। दोनों का नाम एक साथ लिया जाने लगा था, पर यह सिर्फ एक अफवाह थी क्योंकि ऋषिका कभी किसी लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। उसे स्टार्टिंग से सिर्फ स्टडीज में इंटरेस्ट था। आज सारांश के दिल में कॉलेज की भी सारी बातें आ रही थी। अपने दिल से ये सारे ख्याल निकालने के लिए सारांश बाहर आया और अपनी कार लेकर निकल गया। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उसके सामने बार बार ऋषिका और राहुल ही आ रहे थे। उसके फोन पर मैसेज आया। उसने कार रोकी और देखा तो वो राणा का मैसेज था। राणा ने उसे पैलेस की फुटेज सेंड की थी। सारांश ने वीडियो ऑन की। जैसे जैसे वो वीडियो देख रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव और भी खतरनाक होते जा रहे थे। वीडियो खत्म होते ही उसने गुस्से से फोन फेंक दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें नफरत से भर गई। उसने हल्की पी खतरनाक आवाज में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया ऋषिका? मैं तो तुम पर पूरा भरोसा करता था, तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? राणा ने राहुल का फोन हैक करके सारांश को राहुल के फोन का मैसेज भी दिखाया। मैसेज ऋषिका की तरफ से आया था। उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं मैं ऋषिका पर शक नहीं की सकता। मैसेज तो कोई और भी ऋषिका के फोन से कर सकता है, पर वो फुटेज। वो जितना इन सबको सुलझा रहा था उतना ही सब उलझा जा रहा था। राका का घर। राका ने अपने हाथ में 2 प्लेट ली और एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अवंतिका बेहोश पड़ी थी। उसने खाना मेज पर रखा और जग का पानी अवंतिका पर उड़ेल दिया। अवंतिका हड़बड़ा कर उठी। उसने जैसे ही अपने सामने राका को देखा तो गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे वहां से लाने की? तुम समझते क्या हो खुद को? राका ने उसके बाल पकड़कर उसकी आंख में देखे हुए नफरत से कहा, ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना। मैं वो राका नहीं जो तुम्हारी हर बात सुनता था। मुझे तो नफरत होती है अपनी पसंद से। कितनी घटिया हो तुम। एक लड़की होकर तुमने दूसरी लड़की को बदनाम करना चाहा। तो अवंतिका ने उसकी आंखें में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, घटिया, मैंने अपना बदला लिया है। अब वो सारांश उस ऋषिका को कभी नहीं अपनाएगा। सब उसे बदचलन कहेंगे। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। यही तो चाहिए था मुझे। बस एक कमी रह गई, मैं उसकी बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख पाए। उसकी बात सुनकर राका ने उसे छोड़ दिया और गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें किसी लड़की की इज्जत उछालने का? आज मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि जब किसी की इज्जत जाती है तो उन्हें कैसा लगता है। उसकी बात सुनकर अवंतिका ने एक तिरछी मुस्कान दी, फिर कहा, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? बदला तो मुझे भी तुमसे लेना है। ऋषिका को तो मैंने बर्बाद कर दिया। अब रहे तुम। अगर इतना ही अच्छाई का शौक था तो मुझे ले गए होते सारांश के पास और कह दिया होता कि वो मैं थी जिसने राहुल के बेहोशी की दवाई दी थी। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? वीडियो में तो मैं आई ही नहीं। तो राका ने घृणा से कहा, वैसे क्या प्लान बनाया था तुमने? कोई भी फुटेज देखेगा तो वो यही समझेगा कि वो ऋषिका है, पर वो तुम थी। मैं तुम्हें कहीं से भी पहचान सकता हूँ। राहुल को बेहोशी की दवाई दी तुमने और ऋषिका को भी सांझ के हाथों जिस दिलवाया तुमने, और फिर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। और वो निया, उसने सबके सामने आग का नाटक किया और बाद में जब बुझ के उस कमरे को खोलकर ऋषिका और राहुल को उस हालत में दिखाया। अपना सारा प्लान सुनकर अवंतिका हैरान रह गई।
उसकी हैरानी देखकर राका उसके करीब आया और कहा, अब वो गेम स्टार्ट करते हैं जो उस रात छोड़ कर गई थी तुम। कहकर उसने अवंतिका को बेड पर धकेल दिया और जबरदस्ती उसे किस करने लगा। अवंतिका उसका विरोध करने लगी। उसने अपनी शर्ट निकालकर फेंक दी और वो उसके शरीर पर चूमने लगा। धीरे धीरे अवंतिका ने विरोध करना छोड़ दिया। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे। जब राका ने उसकी आंख में आंसू देखा तो वो रुक गया। उसने वही अवंतिका को छोड़ दिया और उठकर अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, चाहता तो मैं भी अपनी हदें पार कर सकता था और तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता था, पर मुझे पता है कि एक लड़की की इज्जत उसके लिए कितनी जरूरी होती है। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं। कहकर राका वहां से चला गया। ऋषिका की जब नींद खुली तो रात के 8 बज रहे थे। वो नीचे आई। उसने ढूंढ पर उसे सारांश मेंशन में नहीं मिला। उसने खाना बनाया और सारांश का इंतजार करने लगी। बहुत रात हो गई पर सारांश नहीं आया। वो उसका इंतजार करते हुए सो गई। अगली सुबह ऋषिका सारांश का इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी। उसकी नींद सुबह जल्दी ही खुल गई क्योंकि टेबल पर उसे सही से नींद नहीं आई। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और वहां जाकर सो गई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कल की सब घटना उसके सामने किसी पिक्चर की तरह चलने लगी। उसे बस सारांश का उस पर भरोसा करके उसके सम्मान के लिए बोलना याद आ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ है। वो खुद को बहुत ही खुश नसीब समझ रही थी जो उसे सारांश जैसे विश्वास करने वाला पति मिला है। सारांश का ख्याल आते ही उसी दिल में सारांश को देखने की इच्छा जागी, पर सारांश यहाँ नहीं था। उसने अपना काफी समय इसी उधेड़बुन में लगा दिया। अंश का बंगलो। अंश जब सुबह उठा तो उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था। उसने उठते ही अपना सिर पकड़ लिया और श्रेया को आवाज देते हुए कहने लगा, श्रेया एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी लेकर आओ। कहकर वो जैसे ही बेड से उठने लगा तो उसने बिस्तर को ध्यान से देखा। उसने अपने कमरे की हालत देखी। वो अपने दिमाग पर जोर देने लगा कि आखिर कल हुआ क्या था। उसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, श्रेया श्रेया कहाँ हो। उसकी आंखों के सामने कल रात का धुंधला धुंधला नजारा सामने आने लगा। जैसे ही उसे कल की घटना याद आने लगी वो और ज्यादा परेशान होने लगा। कल रात की घटना याद आने पर उसकी नसें तन गई। वो गुस्से से श्रेया को आवाज देने लगा, पर श्रेया की आवाज नहीं आई। वो गुस्से से उठा और फ्रेश होकर बाहर आया। फ्रेश होने के बाद वो तुरंत श्रेया के कमरे में गया। उसे श्रेया पर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तो नशे में था, पर ये लड़की करना क्या चाहती थी। मैं ऋषिका के सिवा किसी के करीब नहीं आ सकता। वो श्रेया के कमरे में गया तो श्रेया कमरे में नहीं थी। उसने सर्वेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि कल रात तो वो थे नहीं और आज सुबह से श्रेया उन्हें नहीं दिखी। अंश ने उसे पूरे बंगलों में ढूंढा पर वो नहीं मिली। अंश अपने कमरे में आकर बैठ गया। उसने बेडशीट पर पड़ी सिलवटों को देखा और उसे कल रात को उसके श्रेया के करीब आना याद आने लगा। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े एक कागज पर पड़ी। उसने उस कागज को उठाया। उस कागज में श्रेया ने अंश के लिए कुछ लिखा था। अंश ने श्रेया की राइटिंग देखकर उस खत को पढ़ना शुरू किया। शायद आपको कल रात की कोई भी बात याद ना हो, या फिर आप कल रात जो भी हमारे बीच हुआ उसका जिम्मेदार भी मुझे समझे, या शायद आप कल रात के उन लम्हों की कीमत लगाए। मैं इन सब की परवाह किए बिना कल रात बस आपके साथ उन लम्हों की जीना चाहती थी। आज क्या होने वाला था बिना उसकी परवाह किए मैंने कल आपके साथ अपनी जिंदगी के सबसे खास पल बिताए। आप यही सोच रहे होंगे कि कल रात आप तो अपने होश में नहीं थे, पर मैं तो होश में थी। तो फिर क्यों कल रात हमारे बीच वो सब हुआ जो आज आपको गलत लग रहा है। हाँ, ये सच है कि अगर मैं चाहती तो कल रात सब रुक सकता था, पर मुझे आपके प्यार ने बांध रखा था। आपकी आंखों में कल एक दर्द और अपार प्यार था, पर शायद वो प्यार किसी और के लिए थे जिसे मैं अपना समझ बैठी थी। एक लड़की सिर्फ उसी इंसान को खुद को छूने देती है जिस पर वो खुद से ज्यादा भरोसा करे, और शायद यही वजह थी कि कल हमारे एक साथ होने की। हाँ, मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की, पर मैं हमेशा से आपकी अपने जीवन साथी के रूप में चाहती थी। कल रात नशे में ही सही, पर आपने मुझे कुछ हसीन पल आपके साथ दिए। हम दोनों बचपन से पास थे, पर साथ नहीं। पर मैं आपसे कल रात हमारे बीच जो कुछ हुआ उसका हक या कोई कीमत नहीं चाहती, और इसीलिए मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। आपका साथ तो नहीं, पर आपके साथ बिताए कुछ हसीन पल और यादें ले जा रही हूँ। मैं इन यादों के सहारे ही जी लूंगी। आप अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। आपकी और सिर्फ आपकी। श्रेया ये पढ़कर सारांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। उसने वो कागज अपनी जेब में रख लिया और बिस्तर को देखने लगा। उसने एक बार चादर पर हाथ फेरा जैसे वो श्रेया को महसूस कर रहा हो। काफी देर तक वो बस उस कमरे को देखता रहा, फिर वो वहां से निकलकर श्रेया के कमरे में आ गया। वो श्रेया की तस्वीर को ध्यान से देखने लगा।
यहाँ अवंतिका कल रात से ही उधेड़बुन में थी। कल रात के राका के बर्ताव का असर उस पर हुआ था। अवंतिका को ऋषिका और अपनी माँ के बीच जो कुछ भी हुआ था वो कुछ नहीं पता था। उसके हिसाब से तो उसकी माँ और परिवार का कत्ल ऋषिका ने करवाया था। उस दिन जब अंश उसे उस पुरानी बंद फैक्ट्री में लेकर गया तो वहां भी उसे अपनी माँ की आधी अधूरी सच्चाई पता चली। रणबीर ने हमेशा से ही अवंतिका को इन सब से दूर रखा। वो ऋषिका से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि बचपन से ही उसे माधुरी ने ऋषिका के खिलाफ किया था। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो अवंतिका अपनी इस उधेड़बुन से बाहर आई। उसने अपने सामने राका को देखा तो उठकर बैठ गई। राका ने टेबल पर खाना और कुछ कपड़े रखते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। मैं भी तुम्हें जबरदस्ती अब यहाँ नहीं रखूंगा, पर अभी तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। तुम्हारी जान को निया और सुशीला जी से खतरा है। वो तुम्हें मारना चाहती है जिससे ऋषिका की बेगुनाही का सबूत मिट जाए। उसकी बात सुनकर अवंतिका ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, फिर दबी सी आवाज में कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझे सारांश या अंश के पास ले जाकर सब सच भी तो बता सकते थे ना? उसका सवाल सनकी कमरे में चुप्पी छा गई। राका ने एक गहरी सांस लेकर चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, हाँ, पर शायद आज भी इस दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी जगह बाकी है, पर आगे नहीं रहेगी। जाओ फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, कहकर राका चला गया। ऋषिका सुबह से सारांश का इंतजार कर रही थी पर सारांश नहीं आया। उसने अपने फोन से राणा को कॉल किया। राणा के कॉल उठाते ही ऋषिका ने सवाल किया, सारांश कहाँ है? राणा ने अपना जवाब दिया, वो तो एक इंटरनेशनल डील के लिए इंडिया से बाहर गए हैं। उन्होंने आपको बताया नहीं? थोड़ी हैरानी से ऋषिका से पूछा। ऋषिका ने बिना उसके सवाल का जवाब दिए ही अपना अगला सवाल, क्या वो कब तक आएंगे? तो राणा ने अनिश्चित रूप में कहा, पूरा पक्का नहीं है कि उन्हें कितना समय लगे। हालांकि उन्हें 1 से 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, पर वो जब भी आएंगे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। हम, ऋषिका ने निराशा से कहा और कॉल रख दिया। उसने खुद से ही कहा, सारांश मुझे बिना बताए ही क्यों चले गए? शायद उन्हें कोई जरूरी काम होगा और समय नहीं मिला होगा। उसने खुद को समझाते हुए कहा, पर उसका दिल समझने को तैयार ही नहीं था कि यूं अचानक सारांश क्यों चला गया। यहाँ सारांश सिंगापुर में एक होटल में ठहरा हुआ था। उस शाम के बाद से वो ऋषिका का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऋषिका के सामने जाकर वो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर सका और उसने ऋषिका को चोट पहुंचा दी तो वो क्या करेगा। उसे कुछ वक्त चाहिए था सोचने के लिए। वो अचानक से ऋषिका पर एक वीडियो के सहारे शक नहीं कर सकता था। उसने राणा को उस पैलेस की सारी फुटेज दोबारा देखने और राहुल से बात करने को कहा। 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे ये 2 हफ्ते भी निकल गए। दादी कभी कभी ऋषिका से मिलने आ जाती थी। अंश भी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। नेहा और सुशीला दोनों इन 2 हफ्तों में सिर्फ अवंतिका को ढूंढ रही थी। उन्होंने 24 घंटे अपने जासूस ड्रीम विला के सामने लगाए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अवंतिका उनकी पोल ना खोल दे। अवंतिका 2 हफ्तों से बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब सारांश वापस आएगा और वो उसे सच्चाई बताएगी। राका अंश के साथ अपने काम में व्यस्त था। अवंतिका को राका पास थे पर साथ नहीं। अवंतिका बस शांत सी उसी कमरे में रहती। आज सारांश वापस आने वाला था। राणा ने ऋषिका को ये बता दिया था। ऋषिका ने सारांश के लिए सरप्राइज प्लान किया और राणा को माना क्या था कि वो सारांश को इस सरप्राइज के बारे में ना बताए। सारांश मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ा था। राणा उसे लेने आया था। राणा ने उसका लगेज गाड़ी में रखा और कार में बैठ गया। सारांश कार में बैठा और अपने आंखों के आगे से चश्मे को हटाया। उसके चेहरे पर सर्द भाव थे। कहाँ चले बॉस? राणा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। ड्रीम विला, सारांश ने एक शब्द में कहा और बाहर देखने लगा। वो खुद को ऋषिका से मिलने से रोक नहीं पा रहा था। इतने दिन ऋषिका के बिना गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इन 2 हफ्तों में भी उसके हाथ ऋषिका की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं लगा, पर वो ऋषिका को देखे बिना अब और नहीं रह सकता था। राणा ने कार को मोड़ते हुए कहा, वो मैम विला में नहीं है, वो रेस्टोरेंट में है। तुम्हें कैसे पता? उसने तुम्हें बताया? सारांश ने राणा को एक तक देखते हुए कहा। जब राणा को अपने आप पर किसी की जलती नजरें महसूस हुई तो उसने जल्दी से कहा, हाँ, वो उन्होंने बताया था कि मैं उन्हें लिए डिनर ना लेकर आऊं, वो एक रेस्टोरेंट में जाएंगी। क्या उसे पता है कि मैं आ रहा हूं? सारांश ने सवाल किया। राणा ने सच छुपाते हुए कहा, नहीं, मैंने तो अभी तक उन्हें बताया नहीं। मुझे लगा आप खुद ही उन्हें ये बताना चाहते हो। मुझे ऋषिका के पास ले चलो, सारांश ने कहा और अपना सिर सीट पर टिका लिया। ऋषिका ने राणा को कैसे भी करके सारांश को रेस्टोरेंट में लाने को कहा था और उसने ही राणा को सच कहने से मना किया था। इन रेस्टोरेंट, ऋषिका ने रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर का सारा एरिया अपने लिए रिजर्व किया था। उसने रेस्टोरेंट की बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। वो आज सारांश को प्रपोज करने वाली थी और उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। सारा रेस्टोरेंट खाली था।
एक वेटर जो कि रेस्टोरेंट में था उसने ऋषिका से कहा, मैम आपने ये सब अपने हस्बैंड के लिए क्या है? वो तो बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आप उन्हें मिली। उसकी बात सुनकर ऋषिका मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पर मैं उनसे भी ज्यादा लकी हूँ। फिर उसने ऋषिका से कहा, वो मैं भी आज एक लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं उसका जवाब क्या होगा। तो क्या आप मुझे कुछ लाइंस या ट्रिक्स बता सकती है, जैसे आज आप अपने हस्बैंड को प्रपोज करने वाली है? उसकी बात सुनकर ऋषिका ने कुछ पल सोच फिर उसने हाँ में जवाब देकर टेबल से कुछ गुलाब के फूल उठा लिए। यहाँ सारांश की कार रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। रेस्टोरेंट में इतनी शांति देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा। ऋषिका ने घुटनों के बल बैठकर उस लड़के को पर्पस करने के ढंग में कहा, अगर जिंदगी फूलों गुलदस्ता है तो तुम उन फूलों की खुशबू की तरह है। जैसे खुशबू के बिना फूल का कोई महत्व नहीं, वैसे ही तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे संग बिताना चाहती हूँ। आई लव यू। सारांश ऋषिका और उस इंसान के सामने खड़ा था। सारांश की मुठियां गुस्से से बंद हो गई। उस लड़के ने ऋषिका के हाथ से फूल लेकर कहा, आई ऑल्सो लव यू। सारांश गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींचेकर उसके मुंह पर घूस की बरसात कर दी। वो आदमी संभाल नहीं पाया और नीचे जा गिरा। ऋषिका अच्छा से ये सब होता देखकर हैरान रह गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो सारांश के मन में क्या चल रहा था वो समझ गई। वो सारांश के गुस्से से डर गई। सारांश ने उस इंसान को मारकर अधमरा कर दिया। ऋषिका सारांश को और उस आदमी को अलग करते हुए कहने लगी, सारांश छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। पर सारांश पर तो जैसे कोई भूत सवार था। सारांश का गुस्सा देखकर ऋषिका एक पल के लिए सहम गई। उसने सारांश और उस आदमी को दूर करते हुए कहा, क्या कर रहे हो सारांश, पागल तो नहीं हो गए? सारांश ने उस आदमी को धक्का दिया और ऋषिका की बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ हो गया हूं मैं पागल, तुमने क्या है मुझे पागल? 4 साल से सिर्फ तुम्हें चाहा मैंने, तुमसे प्यार किया, और तुमने बदले में क्या दिया? सिर्फ धोखा। सारांश की पकड़ ऋषिका पर कस रही थी जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। जब सारांश ने ऋषिका की आंख में आंसू देखे तो उसकी पकड़ ऋषिका पर ढीली हो गई। ऋषिका ने अपने आंसू बहने नहीं दिए। उसने सारांश नरमी से कहा, धोखा? कौन सा धोखा दिया है मैंने तुम्हें? 4 साल पहले की बात अलग थी, पर जब से मैं तुम्हें दोबारा मिली तब से मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और ये जो तुमने अभी देखा ये सच नहीं है। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एक बार मेरी बात सुनो। सारांश ने सामने पड़े टेबल को जमीन पर फेंकते हुए बोला, बस अब और झूठ नहीं, आखिर अब कौन सी नई कहानी सुनाओगी? शादी के दिन तुम्हें किसी पराये आदमी के साथ देखने के बाद कोई और लड़का होता तो कब का छोड़ देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खुद से ज्यादा भरोसा था तुम पर अब नहीं। चली जाओ मेरी नजरों से दूर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। सारांश के सामने वो वीडियो ऋषिका का राहुल के साथ उस कमरे में होना और अब इस लड़के के साथ होना सब एक साथ चल रहा था। उसे खुद के लिए अकेला समय चाहिए था। वो वहां से जाने लगा तो ऋषिका ने उसका हाथ थाम लिया। ऋषिका की आंखों में रुके आंसू अब बहने लगे थे। ऋषिका के आंसू देखकर ना जाने क्यों सारांश के दिल में एक टीस उठी। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा, पर उसे पता था कि अगर वो ज्यादा देर ऋषिका के सामने रहा तो वो अपने गुस्से से संभाल नहीं पाएगा। ऋषिका ने उसे पीछे से गले लगा लिया और रोते हुए बोली, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता कि एक गलतफहमी से टूट जाए। और फिर तुमने तो मेरा उस वक्त साथ दिया जब सब छोड़ के चला गए थे, तो अब क्यों नहीं एक मौका? सारांश ने उसका हाथ खुद से हटाते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, प्लीज मुझे दूर रहो। कहकर सारांश वहां से चला गया। उसकी आंखों नम थी। ऋषिका वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? वो तो बस आज सारांश से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, पर शायद अब ये उस प्यार की जगह गलत फहमी ने ले ली। ऋषिका वही बैठकर रोती रही, पर वो सारांश को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो खुद को सारांश के सामने बेगुनाह कैसे साबित करेगी? वो उठती है और बदहवास सी वहां से निकल देती है। अवंतिका को पता लग गया था कि सारांश वापस आ चुका है। वो आज सारांश को सारी सच्चाई बताने के लिए जाने वाली थी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। राका अंश के साथ ऑफिस गया हुआ था। घर में अब अवंतिका को कोई पाबंदी नहीं थी। उसने शीशे में खुद को देखकर हिम्मत जुटाई और निकल पड़ी। यहां सारांश ड्रीम विला के स्विमिंग पूल में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, पर आंखों के सामने एक ही चेहरा था, ऋषिका का। वो बस अपनी पहली मुलाकात से आज तक की सारी घटना सोच रहा था। अवंतिका अपनी गाड़ी लेकर निकलती है। वो ड्रीम विला थोड़ी दूरी पर थी कि उसे ऐसा लगा जैसे पीछे की गाड़ियां उसका पीछे कर रही हो। वो समझ गई कि ये नेहा और सुशीला के आदमी है।
उसने खुद को शांत किया और अपना फोन उठाकर राका को मैसेज किया कि वो ड्रीम विला जा रही है और वो खतरे में है, और उसने अपनी लोकेशन राका को सेंड कर दी। उसने राका को कॉल किया। 2-3 बार कॉल करने के बाद राका ने कॉल उठाया। अवंतिका गुस्से से व्यंग करते हुए बोली, थोड़ा और जल्दी नहीं उठा सकते थे फोन? मेरा मैसेज पढ़ा और जल्दी से सारांश के ड्रीम विला वाले बंगलो पर आ जाओ, जल्दी। वो कुछ कहती उससे पहले ही फायरिंग शुरू हो गई। अवंतिका ने कॉल रखी और अपनी गन निकाली। उसने ड्राइविंग फास्ट कर दी और पीछे देखा। उसके पीछे 5-6 कार थी। उसने एक कार के टायर पर गोली मारी। टायर पर गोली लगते ही वो कार लड़खड़ा कर रोड से उतरकर साइड वाले कच्ची सड़क पर आ गई। अब अवंतिका को कैसे भी करके ड्रीम विला पहुंचना था। उसने सारांश के नंबर पर कॉल किया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। अवंतिका खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी घबराहट बढ़ रही थी। पर अब वो ड्रीम विला के बहुत नजदीक थी कि तभी पीछे से आकर गाड़ी उसके सामने खड़ी हो गई। अवंतिका को हार मानकर गाड़ी रोकनी पड़ी। उसने अपनी गन ली और बाहर निकलते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो ड्रीम विला के दरवाजे के सामने थे। उसकी गन की गोलियां खत्म हो गई, पर उन आदमियों की संख्या अभी भी काफी थी। अवंतिका ने उनसे लड़ना चालू किया। वो लड़के के साथ साथ सारांश को आवाज भी देने लगी थी और गार्ड्स को दरवाजा खोलने को भी कहने लगी थी। राणा ने उसकी आवाज सुनी तो वो बाहर आया। राका ड्रीम विला की कुछ दूरी पर ही था। उसे सामने अवंतिका की कार दिखी। उसने अवंतिका की कार के पास अपनी कार रोकी और तुरंत अपनी गन लेकर निकला। अवंतिका जो कि गुंडों से लड़ रही थी, उसकी नजर राका पर पड़ी। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक भर गई। वो राका की तरफ जाने लगी कि अवंतिका को पीछे से एक आदमी ने गोली मार दी। राका के कदम वहीं रुक गए। वो एकदम से कम सा गया। अवंतिका की आंखें दर्द से लाल हो गई और उसकी एक चीख गूंज उठी। राका ने अपनी मुठियां गुस्से से बंद कर ली। उसने अपनी गन से तुरंत उस आदमी को शूट कर दिया। वो सारे लोग अवंतिका को मारने के बाद भाग गए। राका ने उन्हें छोड़ा और तुरंत अवंतिका की अपनी बाहों में ले लिया। यहां राणा बाहर आया। राणा को जब उसके गार्ड्स ने सब बताया तो वो तुरंत बाहर आया। उसने सामने राका और अवंतिका थे। राका ने अवंतिका को गोद में उठाया और कार की तरफ जाने लगा। अवंतिका ने दर्द से करहाते हुए कहा, सारांश के पास जाना है। चुप, एकदम चुप, बस आंखें खुली रखो, तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना है। राका ने अवंतिका को डांटते हुए कहा। राका की आंखों में अवंतिका खोने का डर था। राणा ने गाड़ी खोलो और अवंतिका और राका के बैठते ही गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ के जाने लगा। पूरे रास्ते राका अवंतिका को आंखें खोलने के लिए कह रहा था। वो अवंतिका का माथा सहला रहा था। उसे देखकर अवंतिका ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम माँ मुझे छोड़ दोगे, तो अब जब मैं छोड़कर जा रही हूँ तो तुम दुखी क्यों हो? राका ने उसकी बात सुनकर उसे चुप कराते हुए बोला, तुम्हें कहा है ना कि अपना मुंह बंद रखो, और कहीं नहीं जाओगी तुम मुझे छोड़कर। इस वक्त भी तुम्हें सिर्फ मुझे परेशान करना ही सूझ रहा है। इन हिस्पिता डॉक्टर ने जल्दी से अवंतिका को ऑपरेशन थिएटर में भर्ती किया और राका को डॉक्यूमेंट्स का काम करने के लिए कहा। राका डॉक्यूमेंट्स का काम करने लगा। उसने फॉर्म पर साइन करने टाइम अवंतिका के हस्बैंड वाले कॉलम पर टिक किया। उसने सारी पेमेंट्स की और थिएटर के सामने बैठ गया। डॉक्टर्स ने अवंतिका की गोली निकल दी। अब वो खतरे से बाहर थी। यहां उन आदमियों ने नेहा और सुशीला जी को अवंतिका के गोली लगने की खबर दी। नेहा ने खुली आंखों से सोने देखते हुए खुश होते हुए कहा, ये आखिरी मुसीबत भी टली, और जो कल हमने रेस्टोरेंट में करवाया था उसके बाद तो अब ऋषिका और सारांश की कहानी खत्म। सारांश अब बस मेरा होगा। सुशीला जी सारे प्रॉपर्टी को अपना होते हुए सोचकर खुश हो रही थी। अगला दिन मसूरी। सारांश से दूर होने के बाद श्रेया मसूरी आ गई। उसके परिवार में सिर्फ उसकी नानी ही थी, जिनसे वो साल में कभी कभी मिल लेती थी। सारांश को छोड़ने के बाद श्रेया उससे दूर मसूरी में अपनी नानी के पास आ गई थी। कोकिला देवी, श्रेया की नानी, उम्र 50 साल, काले सफेद बाल, रंग गोरा और थोड़ा छोटा कद, ये विधवा है। श्रेया यहाँ के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। दोपहर के वक्त श्रेया स्कूल से आकर अपने घर में आते हुए कहती है, नानी मैं जलेबियां ले आए, आपको खाने के मन था ना? कहकर श्रेया अपनी नानी के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे अंदर से अपनी नानी की किसी से बात करने की आवाज आने लगी। उसने कमरे के अंदर आके देखा तो उसके कदम वहां रुक से गए। उसके मुंह से हल्की सी आवाज आई, अंश। नानी ने श्रेया को देखते हुए कहा, लो आ गई श्रेया, आओ बेटा। श्रेया उनकी तरफ बढ़ी। वो अंश से अपनी नजरें चुराने लगी। नानी ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुझसे नाराज हूं, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? श्रेया ने उन्हें नासमझी से देखा तो अंश ने कहा, जी नहीं नानी माँ, वो यहाँ आपसे यही पूछने के लिए तो आई है,
पर उसने 3-4 दिन कहे थे। जब ज्यादा समय हो गया तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही यहाँ आ जाऊं। क्यों श्रेया, सही कहा ना मैंने? श्रेया बस उनकी बातें सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और अंश ये कैसे आया। वो अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसे उस रात का हर एक पल याद आने लगा। तो नानी ने श्रेया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने बहुत सही फैसला किया अंश से शादी करने का। जैसे ही नानी ने ये शब्द कहे, श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कभी अपनी नानी को देख रही थी तो कभी अंश को। उसके इस तरह से देखने पर अंश ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, नानी की हमारी शादी के लिए मान गई है। तो नानी ने उठते हुए कहा, अब बेचारे बच्चे को भूखा मरोगी क्या? चलो खाना खाते हैं, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। श्रेया के तो समझ नहीं आ रहा था कि अंश करना क्या चाहता है। वो तो ऋषिका से प्यार करता था, फिर आज ये शादी का फैसला। वो अपनी उधेड़बुन में फंसती जा रही थी। उसने अपने ख्यालों को झटका और सबके लिए खाना निकाला। सबने प्यार से खाना खाया। श्रेया ने एक नज़र भी अंश को नहीं देखा था और अंश की नज़र पल भर के लिए भी श्रेया से नहीं हटी थी। श्रेया उसके बाद सीधा अपने कमरे में चली गई और अपना कमरा बंद कर लिया। घर बहुत ही छोटा था। घर में 2 कमरे, एक रसोई और एक हॉल था। अंश नानी जी के पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। श्रेया अपने बच्चों में भी यहाँ कम ही रही क्योंकि श्रेया अपने बाबा के साथ अंश के बंगलों पर रहती थी। यहाँ वो कभी कभी अपनी माँ के साथ अपनी नानी से मिले आती थी। अवंतिका को होश आ चुका था। डॉक्टर ने किसी एक को उससे मिलने को कहा। राका उससे मिलने गया। अवंतिका ने उसे देखकर बोलने की कोशिश करते हुए कहा, सारांश को। राका ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाते हुए कहा, मैंने सारांश को सारी सच्चाई बता दी है। तुम परेशान मत हो, आराम करो और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। अभी तुमने मुझे और भी परेशान भी करना है। उसकी बात सुनकर अवंतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ड्रीम विला। सारांश के हाथ में ऋषिका की तस्वीर थी। आज सुबह जब तक ने उसे सारी सच्चाई बताई तो सारांश का दिल की रहा था कि वो खुद की ही जान ले ले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ऋषिका का सामना कैसे करे, कैसे उससे माफी मांगे। उसने ऋषिका के कहने पर भी उसका भरोसा नहीं किया, पर उन हालातों में कोई भी होता तो यही करता। पर उसने फिर भी ऋषिका का साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे ब्याह कर अपने साथ लाया। उसे जब से निया और सुशीला जी की सच्चाई पता लगी थी तब से वो उन दोनों को खत्म करने के बारे में सोच रहा था और उससे पहले वो ऋषिका से मिलना चाहता था। उसने कल गुस्से में ना जाने ऋषिका को क्या क्या कह दिया। वो ऋषिका से माफी मांगना चाहता था। उसी दिन सारांश अपना फोन ओपन करता है। उसमें ऋषिका के काफी सारे मिस्ड कॉल थे। सारांश ने ऋषिका को दोबारा कॉल किया। उसके कॉल करते ही दूसरी तरफ से फोन पिक कर लिया गया। ऋषिका रूंधले गले से बोलो, सारांश प्लीज मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनने से पहले ही सारांश ने कहा, ड्रीम विला वापस आओ। सारांश ने तुरंत कॉल कट कर दिया। उससे और बात नहीं हो रही थी। उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषिका विला के सामने थी। वो जैसे ही विला के अंदर बढ़ती है तो उसकी नज़र सामने फूलों के रास्ते पर पड़ी। वो उन फूलों से होते हुए अंदर गई। अंदर बहुत ही सुंदर सजावट थी। पूरा मैंशन मोमबत्तियों से सजा हुआ था और ऋषिका की नज़र सामने पियानो के पास बैठे सारांश पर पड़ी। सारांश इस समय बेहद आकर्षक लग रहा था। सारांश ने उसे देखा और बड़े ही प्यार से गाना शुरू किया। तेरी सांसों की सांस में जो हूं तो मैं हूं, तेरे ख्वाबों की आंच में जो हूं तो मैं हूं, तेरे होने से ही मेरा होना है। तुझको खोना जैसे खुद को खोना है। तू जो है तो मैं हूं, यूं जो है तो मैं हूं। सारांश ऋषिका के करीब बढ़ने लगता है। वो झट से उसे गले लगा लेता है। ऋषिका भी उसे जोर से गले लगा लेती है। दोनों की आंख से आंसू बहने लगते हैं। बिन तेरे मेरा क्या है, जिसको सुनूं जिसको कहूं। बिन तेरे मुझ में क्या है, जिसमें जीऊं जिसमें रहूं। तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल में सादिया मेरी। बिन तेरे में सहरा सा हूं, बिन तेरे मैं कतरा सा भी नहीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सारांश ऋषिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़ी ही शिद्दत से उसे देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे पता है कि किसी भी रिश्ते की नींव ही भरोसा होती है और मैंने तो अपने रिश्ते की नींव ही खत्म कर दी। पर प्लीज एक मौका दो मुझे खुद को साबित करने का। प्लीज मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं। प्लीज ऋषिका। ऋषिका ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और कहा, आई लव यू मिस्टर हैंडसम। सारांश भी उसे किस करने लगता है। दोनों की किस काफी और पैशनेट होती जा रही थी। सारांश ऋषिका के होंठों को सक कर रहा था। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना है। तू जो है तो मैं हूं, यूं जो है तो मैं हूं। सारांश का हाथ ऋषिका की कमर को सहला रहा था।
एक लंबी किस के बाद दोनों की सांसें उखाड़ने लगी थी। सारांश ने ऋषिका के होंठों को छोड़ा और उसके गले पर आ गया। वो उसे चूमने लगा। ऋषिका उसके हर एक स्पर्श से सिहर सी जा रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। सारांश ने ऋषिका को अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसने ऋषिका को किसी नाजुक फूल की तरह बेड पर रखा और उसके ऊपर आ गया। उसने ऋषिका के माथे पर चूमा और उसके गाल, फिर उसके होंठ और फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। वो ऋषिका के शरीर पर लव बाइट्स के निशान भी दे रहा था। यहाँ मसूरी में श्रेया छत पर अंश का इंतजार कर रही थी। उसने अंश को मैसेज करके मिलने को कहा था। उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट हुई तो वो पलटी। उसके सामने अंश था। अंश को देखकर वो थोड़ा घबरा गई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसकी नजर नीचे फर्श को एकटक घूर रही थी। अंश ने अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लेकर कहा, तुमसे शादी करने का लिए। श्रेया ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, शायद आपने वो लेटर पढ़ा नहीं। वो सिर्फ एक गलती थी और मैं उसके लिए आपसे कोई हक नहीं चाहती हूँ और मुझे सच पता है कि आप किससे प्यार करते हैं। ये कहते कहते श्रेया की आंखें नम हो गई थी। तो अंश ने उसे एक झटके से अपने करीब खींचे लिया। श्रेया सीधे अंश के सीने से टकरा गई। अंश का हाथ श्रेया की कमर को घेरे हुए था। जैसे ही श्रेया की नजर अंश से मिली वो झेप गई। वो खुद को अंश से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अंश ने सख्त आवाज में कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए ही यहाँ तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। वरन मेरी मर्जी के खिलाफ तुम तो क्या कोई भी तुम्हें मेरी पत्नी का हक नहीं दे सकता था। श्रेया ने भी उसकी आंख में देखते हुए बेखौफ होकर कहा, मुझे खैरात का प्यार नहीं चाहिए। आप यहाँ से कल ही वापस जा सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां मैंने किसी और की जगह ली हो। तो अंश ने अपना गुस्सा शांत करते हुए नरमी से कहा, ऋषिका ने मुझे कई बार कहा कि कोई है जो तुमसे ज्यादा भी तुम्हें चाहता है, पर मैंने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। पर तुम ही वो शख्स थी जो खुद से भी ज्यादा मुझे चाहती थी। मैंने हमेशा से तुम्हारा दिल दुखाया। प्लीज मुझे 1 महीना दो। मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। श्रेया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल शांत थी। उसने एक नजर अंश की आंखों में देखा, फिर रोने लगी। उसने कस के अंश को गले लगा लिया। अंश की धड़कनें तेज हो गई। उसने भी श्रेया को अपनी बाहों में ले लिया। अब अंश बस जल्द से जल्द श्रेया से शादी करना चाहता था। इन हॉस्पिटल अवंतिका एंडी बैठी हुई स्टोरी बुक पढ़ रही थी। तभी नज ने अंदर आकर कहा, मैम आपके हस्बैंड आपसे मिलने आए हैं। अवंतिका उसकी बात सुनकर भौचक्का रह गई। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मेरा हस्बैंड? ये कब पैदा हुआ? कहीं मेरी यादाश्त तो नहीं चली गई? तभी अंदर राका आया। नज बाहर चली गई। अवंतिका राका को घूरते हुए बोली, तुम मेरे हस्बैंड कब बने? तो राका ने हंसते हुए कहा, बस जब फॉर्म फिल कर रहा था तब, चंद पलों के लिए। तो अवंतिका ने गंभीर स्वर में कहा, एक काम करोगे? बोलिए महारानी जी, राका ने सिर झुकाते हुए कहा। अवंतिका ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, हमारा गला खाली खाली लग रहा है, मंगलसूत्र पहना दो। जी कहकर जैसे ही राका जाने लगा वो रुक गया। उसने अवंतिका को देखकर कहा, क्या कहा तुमने? अवंतिका ने अपना चेहरा बुक के पीछे छुपाते हुए कहा, मुझे शर्म आती है, जाओ यहां से। राका ने उसके चेहरे से किताब हटाते हुए कहा, तुम्हें कब से शर्म आने लगी? अवंतिका ने उसे बुक छीनते हुए कहा, जब से तुम मेरी पति बने। तो राका ने उसे अपने करीब करते हुए शरारती अंदाज में कहा, अच्छा तो जब पति पत्नी अकेले एक कमरे में इतने करीब होते हैं तो क्या करते हैं? अवंतिका के गाल लाल हो गए। उसने राका को धकेलते हुए कहा, पत्नी पति को दफा कर देती है और तुम भी निकलो कागजी पति। राका हंसते हुए निकल जाता है। अगली सुबह ऋषिका जब उठी तो उसके बगल में सारांश नहीं था। वो ये देखकर बहुत ही उदास हो गई। ताबुई उसकी नजर साइड टेबल पर पड़े नोट पर गई। उसने नोट उठाकर पढ़ा, सॉरी काम अर्जेंट था इसलिए जाना पड़ रहा है, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा, टेक केयर। और नीचे स्माइल बना हुआ था। ऋषिका के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। ओबरॉय मैंशन। अवंतिका और सारांश ओबरॉय मैंशन में थे। अवंतिका को देखते ही सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने सोचा था कि अवंतिका तो मर चुकी है। दादाजी और दादी जी ने जब सारांश को वापस मैंशन में देखा तो वो खुश हुए, पर दादाजी ने सारांश को नजरअंदाज कर दिया। सारांश ने अवंतिका को सामने करते हुए कहा, मैं यहाँ ऋषिका की बेगुनाही का सबूत लेकर आया हूँ। अब आप लोगों को ऋषिका को उसका हक देना ही होगा। उसकी बात को सब गौर से सुनने लगे। दादाजी ने सारांश को अपने कमरे में बुलाया। सारांश और अवंतिका कमरे में गए। दादाजी ने सारांश को अपनी पैनी नजरों से देखते हुए कहा, कहो क्या कहना है? तो सारांश अवंतिका के बारे में बताता है। उसके बाद अवंतिका सारा सच बताती है।
सारा सच सुनते हुए दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अपने घर की गद्दारी के बारे में सुनकर उनका खून खोलने लगता। वो अपनी छड़ी पटकते हुए कमरे से बाहर आए। उन्होंने गुस्से से गरजते हुए कहा, सुशीला, सुशीला, जल्दी मेरे सामने आओ। सुशीला जी कांपते पैरों से दादाजी के सामने आए। दादाजी की नजरों की तपिश से ही सुशीला जी के पसीने छूटने लगे। दादाजी बोले, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे घर के चिराग के साथ ऐसा करोगी। दादाजी कुछ कहते इससे पहले ही सुशीला ने रोना धोना शुरू कर दिया। हाय हाय, जिस परिवार के लिए मैं मरने तक को तैयार थी, आज वही एक दो कौड़ी की लड़की के चलते मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा तो मरना ही बेहतर है। वो आगे और नाटक करती उसके पहले ही सारांश ने दादाजी के हाथ में फाइल देते हुए तंज कसते हुए बोला, जिस परिवार के लिए मारने को तैयार है, उसी के बिजनेस में घोटाला करके डुबाने में लगी है ये। दादाजी ने फाइल पढ़ी और उन्हें बिजनेस में किए सुशीला जी के घोटाले के बारे में भी पता लगा कि वो कितना रुपया खपत करती थी। दादाजी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, अगर घर में दीमक लग जाए तो उसे जल्द से जल्द निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, वरना वो पूरे घर को बर्बाद कर देता है। सुशीला जी रोने गिड़गिड़ाने का नाटक करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी बाहर से गुस्से से नेहा आती है और सारांश का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? समझते क्या हो तुम खुद को? तो सारांश ने उसके कान के पास जाकर टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, क्या कल रात तुम राहुल से सेटिस्फाई नहीं हुई? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे जाल में आ जाऊंगा और तुम अपने इस शरीर से मुझे लुभा पाओगी? सारांश ओबरॉय इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। सारांश मुस्कुराते हुए कल रात की घटना याद करने लगता है। कल शाम जब सारांश होटल से वापस आता है तो थोड़ी देर बाद उसे नेहा का कॉल आता है। वो नेहा का कॉल पिक करता है तो नेहा उसे लुभाने के लिए मनमोहक आवाज में कहती है, क्या तुम आज रात मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं आज काफी बोर और अकेला फील कर रही हूँ। सारांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। नेहा को पूरा भारी सा था कि सारांश अभी दुखी होगा तो वो आज उसके करीब आ सकती थी। नेहा ने सारांश को फंसाने का पूरा प्लान बनाया था। जब सारांश हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे सारी सच्चाई पता लगती है तो वो नेहा को कॉल करके आने के लिए हाँ कर देता है, पर उसका प्लान तो कुछ और था। सारांश नेहा के बंगलो पर जाता है। बंगलो काफी अच्छे से सजाया था। जहां नेहा सारांश को नशे में करने वाली थी, वही सारांश ने ड्रिंक बदलकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सारांश अपनी जगह राहुल को वहां पर छोड़कर चला गया। नेहा ने जब सुबह अपने बगल में लेटे राहुल को देखा तो वो दंग रह गई। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। उसे समझ आ गया कि ये सब सारांश ने ही क्या है। फ्लैशबैक एंड। उसने सारांश को धक्का दिया और गुस्से से कहा, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुम मेरे नहीं हुए तो उस ऋतिक के भी नहीं। उसने अपने बैग से गन निकाली और सारांश पर तान दी। सब लोग अवाक रह गए। सुशीला जी के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। सारांश ने एक कुटिल मुस्कान नेहा को दी और आगे बढ़ने लगा। नेहा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मैं गोली चला दूंगी, मैं मार दूंगी, आगे मत बढ़ो। सब लोग डरे हुए थे। राका भी अंदर आ गया था। नेहा ने अवंतिका पर गन तानते हुए कहा, सबसे पहले तो जाएगी ये लड़की। उसने ही हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ा है। नेहा ट्रिगर दबाती इससे पहले ही राका ने पीछे से उस पर गोली चला दी। सोनम जी और दादी जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सब हक्के बक्के हो गए। नेहा की लाश जमीन पर थी। राका ने आकर अवंतिका को गले लगा लिया। दादाजी ने गार्ड्स को देखकर कहा, इस लाश को ठिकाने लगा दो। सुशीला जी पागलों की तरह चीखने लगी। दादाजी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, अगर ज्यादा आवाज की तो तुम्हारी भी आवाज बंद कर दी जाएगी। सुशीला जी का मुंह बंद हो गया। वो मेंशन से बाहर की तरफ भागी क्योंकि उनका मेंशन में रहना खतरे से खाली नहीं था। दादी और सोनम जी डरे हुए थे। दोनों रो रहे थे। दादाजी ने उन्हें डांट कर चुप कराया। राका और अवंतिका अपने घर चले गए। एक महीने बाद सारे कपल एक वैन में बैठे हुए थे। वो सब लोग हनीमून पर जा रहे थे। सांझ अभिमन्यु, ऋतिक और नेहा भी उनके साथ थे। वो सब मनाली की ट्रिप पर जा रहे थे। ऋषिका और सारांश एक सीट पर बैठे थे। अंश और श्रेया भी अपनी सीट पर बैठे थे। अवंतिका और राका भी। राणा और ऋतिक अपनी सीट पर बैठकर उन्हें देखकर जल रहे थे। ऋतिक जेकर सांझ के बगल में बैठ गया और कहने लगा, क्या इन लव बर्ड्स के बीच हम फंसा दिया है? भगवान एक गर्लफ्रेंड बना दे, मुझ पर भी मेहरबानी कर। सांझ ने उसे धक्का देते हुए कहा, जो भी बकवास करनी है या भीख मांगनी है तो अपनी सीट पर जाकर मांगो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तो ऋतिक ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज प्लीज। सांझ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने उसे मारते हुए कहा, जल्दी दफा हो जाओ यहां से गटर के कीड़े, शक्ल देखी है अपनी। तो ऋतिक ने हंसते हुए कहा, तुमसे सुंदर है, तुम्हें गर्लफ्रेंड बना भी कौन रहा है?
मेरे पास जाते ही लड़कियां बेहोश हो जाती है। सांझ ने हंसते हुए कहा, वो तो होंगी ही, तुम 1 महीने बाद नहाते जो हो, बदबूदार कीड़े। ऋतिक ने उसका जवाब देते हुए कहा, और तुम बदसूरत औरत, मेरी खूबसूरती से जलो मत। वैन स्टार्ट हो गई। राणा जी ने अपने मन में कहा, हे भोलेनाथ, हमारा बॉस का तो ही गया, हमें भी किसी सुंदरी से मिला दे। तभी अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारी। राणा ड्राइवर के पास गया तो उसकी नजर सामने लड़की पर गई। उस लड़के ने अंदर आते हुए कहा, प्लीज कैन यू गिव मी लिफ्ट। राणा ने उसे देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। लड़की देखने में फॉरेनर लग रही थी। उसे सही से हिंदी बोलना भी नहीं आती थी। उसने शॉर्ट्स डाले हुए थे। ऋतिक ने आकर राणा के कंधे पर मारते हुए कहा, तुम्हारी तो हो गई सेटिंग। उस लड़की ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की जाकर विंडो वाली सीट पर बैठ गई। अंश और श्रेया एक सीट पर बैठे हुए थे। श्रेया ऋषिका से बात कर रही थी। अंश को एक शरारत सूझी। वो अपना हाथ श्रेया की कमर पर चलाने लगा। श्रेया को गुदगुदी होने लगी। उसने पलटकर अंश को घूरा और उसका हाथ हटा दिया। अंश ने फिर उसकी कमर को सहलाना शुरू किया। श्रेया असहज होने लगी। अंश का हाथ श्रेया की कमर से ऊपर जाने लगा था। श्रेया का चेहरा पीला सा पड़ गया। अंश को श्रेया को ऐसे परेशान करने में मजा आ रहा था। ऋषिका अंश की हरकत को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे भी श्रेया को ऐसे देखकर मजा आ रहा था कि तभी उसके अपनी कमर पर ठंडे हाथ महसूस हुए। उसने अपने मन में कहा, ये सारे पति पागल हो गए हैं क्या? इनको वैन में ही रोमांस सूझ रहा है। उसने सारांश का हाथ पीछे किया और उसको घूरते हुए कहने लगी, अगर मुझे परेशान किया तो। वो कुछ कहती उससे पहले ही सारांश ने अपनी जैकेट निकली और दोनों के ऊपर रखकर ऋषिका को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होंठ पर होंठ रखकर किस करने लगा। ऋषिका तो अवाक रह गई। उन दोनों को देखकर तो श्रेया और ज्यादा शर्मा गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंश से नजर मिलाए। उसने अंश की तरफ देखा तो उसे अंश की आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। जब सांझ और ऋतिक ने ये देखा तो ऋतिक शरारत से सांझ को देखने लगा। सांझ ने उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, घूर क्या रहे हो? अगर मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा ख्याल लाया तो ख्याल में घुस की कत्ल कर दूंगी। तो ऋतिक ने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इतना बड़ा जुल्म एक सिंगल पर क्यों? या तो मुझे गर्लफ्रेंड दे दे या सबको सिंगल कर दे। तो सांझ ने गुस्से से कहा, पता था जब भी मुंह खोलोगे सारा कचरा उगल दोगे। तुम इन लोगों को क्यों अलग कर रहे हो? तो ऋतिक ने खुश होते हुए कहा, तो तुम गर्लफ्रेंड बन जाओ। सांझ से सिर पीटते हुए कहा, हे भगवान, इसकी गाड़ी तो गर्लफ्रेंड पर ही अटकी है, कहाँ फंसा दिया। यहां राका भी उन्हें देख रहा था। उसने अपनी बगल में बैठी अवंतिका को देखा जो सिर्फ ठूस रही थी। उसने अवंतिका को देखकर कहा, वो देखो सब कैसे रोमांस कर रहे हैं और तुम हो जो सिर्फ खाए जा रही हो। तो अवंतिका ने उसे घूरा और लेस का पैकेट आगे करते हुए कहा, तुम भी ठूस लो, अब शादी की है तो नखरे उठाओ। राका ने नकली ड्रामा करते हुए कहा, पता नहीं क्यों तुमसे शादी की। कितनी लड़के वाई थी लाइन में तुमसे अच्छी अच्छी, पर मेरा तो दिमाग खराब था। अवंतिका ने लॉस खाते हुए कहा, अच्छा तुमने क्या पार्लर की दुकान खोली थी जो लड़कियों की लाइन लगी थी? तो जाओ उन्हीं लड़कियों के पास। यहां वो फॉरेनर लड़की खिड़की के पास बैठ गई। राणा उसे बगल में बैठकर गाने लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहा जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। वो सिटी मारते हुए उसके करीब जा रहा था। किसने बोला तुझको कि मुझे हिंदी आती नहीं? उस लड़की ने राणा को घूरते हुए कह, राणा तो शौक हो गया, दे दो तो मुझको माफी कर दी जो गुस्ताखी, नहीं पता था हिंदी भाषा तुम्हें है आती। अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। गलती जो मैंने की तो पेनल्टी मैं भरूंगा। राणा ने वहां से उठते हुए कहा। ऋतिक और सांझ जो कि ये देख रहे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। वो लड़की फिर से बाहर देखने लगी। वो भी मुस्कुराने लगी थी। वो लोग मनाली पहुंच जाते हैं।